हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 घंटे एक्टिव रहने का रियल सीक्रेट बाय डॉक्टर एलेक्स राइनहार्ट। यह किताब इस बारे में है कि इंसान अपनी ऊर्जा, फोकस और मानसिक स्पष्टता को पूरे दिन स्थिर कैसे रख सकता है, बिना खुद को जलाए या जबरदस्ती मोटिवेट किए। अब एक बात सीधे दिल से शुरू करते हैं। अगर आप भी सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, दिन चढ़ते चढ़ते दिमाग सुन्न हो जाता है, दोपहर के बाद आलस ऐसा हमला करता है कि काम से मन भागने लगता है, और रात आते आते लगता है कि पूरा दिन कहीं गायब हो गया, तो यार, आप अकेले नहीं हो। लेखक भी यही कहकर शुरुआत करते हैं कि थकान आज की दुनिया की सबसे सामान्य लेकिन सबसे गलत समझी जाने वाली समस्या है। किताब की पहली ही पंक्ति दिमाग झकझोर देती है, एनर्जी इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू मैनेज। इसका मतलब लेखक साफ कर रहे हैं कि एनर्जी कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। ये एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, और यहीं से पूरी किताब की नींव पड़ती है। लेखक पहले अध्याय में एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। हम सबको लगता है कि 24 घंटे एक्टिव रहने का मतलब है बिना रुके काम करना, लगातार दौड़ते रहना, खुद को धक्का देना। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सोच आपको सबसे तेज थकाती है। वो एक लाइन लिखते हैं, बीइंग एक्टिव ऑल डे डज नॉट मीन बीइंग बिजी ऑल डे। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे दिन व्यस्त रहें, बल्कि यह कि आप पूरे दिन जागरूक, स्पष्ट और ऊर्जा से भरे रहें। फर्क समझे? यहीं ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। लेखक दिमाग के विज्ञान को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। वो बताते हैं कि इंसानी दिमाग बैटरी की तरह नहीं, बल्कि मसल की तरह काम करता है। मसल को अगर लगातार बिना आराम के चलाओगे तो वो टूटेगी, लेकिन अगर सही टाइम पर तनाव और आराम का बैलेंस रखो तो वही मसल मजबूत होती है। किताब में एक बहुत अहम वाक्य है, द ब्रेन नीड्स रिदम नॉट प्रेशर, यानी दिमाग को लय चाहिए, दबाव नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारी एनर्जी दिन भर में ऊपर नीचे होती रहती है, और जो लोग सच में एक्टिव रहते हैं वो इस उतार चढ़ाव से लड़ते नहीं, इसे इस्तेमाल करते हैं। पहले अध्याय में लेखक एक साधारण लेकिन असरदार फ्रेमवर्क देते हैं, जिसे वो कहते हैं एनर्जी अवेयरनेस साइकिल। नाम भले थोड़ा भारी लगे, लेकिन बात बहुत सीधी है। पहला कदम है अपने शरीर और दिमाग की सिग्नल्स को पहचानना। लेखक कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग थकान को नोटिस ही नहीं करते जब तक वो बहुत ज्यादा न हो जाए। हल्की चिड़चिड़ाहट, ध्यान भटकना, बार बार मोबाइल उठाना, सब शुरुआती संकेत हैं। लेखक लिखते हैं, फटीग विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स, यानी थकान पहले धीरे से बोलती है, चिल्लाती बाद में है। अगर आपने उस फुसफुसाहट को सुन लिया तो आप पूरे दिन की एनर्जी बचा सकते हैं। यहां लेखक एक रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति सुबह बहुत जोश में काम शुरू करता है, लगातार मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स। दोपहर तक सिर भारी होने लगता है, लेकिन वो खुद से कहता है थोड़ा और झेल लेते हैं। शाम तक हालत ये हो जाती है कि ना काम ठीक होता है, ना घर वालों से ढंग से बात। लेखक कहते हैं कि समस्या काम नहीं है, समस्या है संकेतों को नजरअंदाज करना, और यही गलती हम सब करते हैं। अब किताब का पहला व्यावहारिक अभ्यास आता है, जो लेखक बहुत जोर देकर बताते हैं। वो कहते हैं कि अगले 7 दिनों तक आपको बस एक काम करना है, दिन में 3 बार खुद से पूछना है, अभी मेरी एनर्जी कैसी है, हाई, मीडियम या लो। कोई जजमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। लेखक लिखते हैं, अवेयरनेस प्रीसीड्स कंट्रोल, यानी कंट्रोल से पहले जागरूकता आती है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपकी एनर्जी कब गिरती है, आप उसे संभालोगे कैसे? लेखक यहां एक बहुत आम गलती भी बताते हैं। लोग एनर्जी गिरते ही कॉफी, चाय या शुगर की तरफ भागते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि ये तात्कालिक उछाल देता है, लेकिन असली समस्या को और गहरा कर देता है। वो एक लाइन लिखते हैं, स्टिम्युलेंट्स बोरो एनर्जी फ्रॉम द फ्यूचर। इसका मतलब ये कि आप अभी थोड़ा अच्छा महसूस करते हो, लेकिन बाद में और ज्यादा थकते हो। पहले अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि 24 घंटे एक्टिव रहने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, समझदारी से जाता है।
इसके बाद लेखक माइंडसेट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि थकना कमजोरी है, इसलिए हम थकान को छुपाते हैं, दबाते हैं। लेखक इस सोच को खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट इज मेंटेनेंस। यानी आराम आलस नहीं है, ये मेंटेनेंस है। जैसे गाड़ी बिना सर्विस के नहीं चलती, वैसे ही दिमाग और शरीर बिना छोटे छोटे ब्रेक के नहीं चल सकते। यहां लेखक एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास देते हैं, जिसे वो कहते हैं माइक्रो रिकवरी। इसका मतलब है दिन में बहुत छोटे, जानबूझकर लिए गए ब्रेक। 5 मिनट आंख बंद करना, 2 मिनट गहरी सांस लेना, या बस कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े होना। लेखक कहते हैं कि ये ब्रेक समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एनर्जी का निवेश है। वो लिखते हैं यू डोंट लूज टाइम बाय रेस्टिंग, यू गेन क्लैरिटी। इसका सरल मतलब ये है कि आराम करने से समय नहीं जाता, उल्टा दिमाग साफ होता है। पहले अध्याय का आखिरी हिस्सा बहुत भावनात्मक है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग 24 घंटे एक्टिव इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वो खुद से लड़ते रहते हैं, अपनी थकान से, अपने मन से, अपनी सीमाओं से। लेखक का संदेश सीधा है, लड़ाई छोड़ो, समझ बनाओ। जब आप अपने शरीर और दिमाग को दुश्मन नहीं, साथी मानते हो, तभी असली एक्टिवनेस शुरू होती है। लेखक यहां एक लाइन पर अध्याय को लगभग बंद करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी कम्स फ्रॉम रिस्पेक्ट नॉट फोर्स। यानी टिकाऊ ऊर्जा सम्मान से आती है, जोर से नहीं। और यहीं पर पाठक के दिमाग में सवाल उठता है, अगर जोर से नहीं तो फिर कैसे? अगले हिस्से में लेखक इसी सवाल को पकड़ते हैं और बताते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होता है वही तय करता है कि हम पूरे दिन कैसे महसूस करेंगे। और यहीं कहानी एक स्वाभाविक मोड़ पर रुक जाती है, मन में बेचैनी छोड़ते हुए कि अगला कदम आखिर क्या है, सुबह कैसे शुरू होती है। यहीं से लेखक असली खेल खोलते हैं। पहले भाग के अंत में जो सवाल मन में रह गया था, अगर जोर से नहीं, दबाव से नहीं, तो फिर 24 घंटे की एक्टिवनेस आती कहां से है, उसका जवाब लेखक दूसरे अध्याय में बहुत शांति से लेकिन मजबूती से देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह को बहुत हल्के में लेते हैं, जैसे सुबह बस एक औपचारिकता हो। आंख खुली, मोबाइल उठा, नोटिफिकेशन देखे, दिमाग पहले ही दूसरों की जिंदगी में घुस गया। लेखक साफ कहते हैं कि यहीं पर आपकी आधी एनर्जी चोरी हो जाती है, बिना आपको पता चले। लेखक एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली लाइन लिखते हैं, द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द नेक्स्ट 15। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सुबह खराब हो गई तो पूरा दिन बर्बाद, बल्कि ये कि सुबह की दिशा पूरे दिन का बहाव तय करती है। जैसे नदी का शुरुआती मोड़ आगे की पूरी धारा को बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार सुबह तो वैसे ही भागदौड़ होती है, इसमें क्या कंट्रोल? लेखक यहीं पर कहते हैं कि कंट्रोल नहीं, डिजाइन चाहिए। दूसरे अध्याय में लेखक मॉर्निंग एनर्जी आर्किटेक्चर की बात करते हैं। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन बात बहुत जमीन से जुड़ी है। लेखक कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिमाग के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। इस समय जो भी आप अंदर डालते हैं, सोच, स्क्रीन, तनाव ही पूरे दिन गूंजता रहता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, योर ब्रेन वेक्स अप क्यूरियस नॉट स्ट्रेस्ड, वी स्ट्रेस इट। मतलब दिमाग जिज्ञासा के साथ उठता है, हम खुद उसे तनाव में धकेल देते हैं। लेखक यहां एक बहुत आम आदत पर वार करते हैं, सुबह उठते ही फोन देखना। वो इसे सीधा सीधा एनर्जी हाईजैक कहते हैं। नोटिफिकेशन, खबरें, दूसरों की समस्याएं सब मिलकर दिमाग को रिएक्टिव मोड में डाल देती हैं। लेखक लिखते हैं, रिएक्शन कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन क्रिएशन। यानी प्रतिक्रिया देने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बनाने में कम। अगर आप दिन की शुरुआत ही रिएक्शन से कर रहे हो तो आप पहले घंटे में ही खुद को थका रहे हो। अब लेखक यहां कोई आदर्शवादी बात नहीं करते कि फोन फेंक दो, पहाड़ों में चले जाओ। वो बहुत प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। कहते हैं कि सुबह के पहले 30 मिनट स्क्रीन फ्री रखो, बस 30 मिनट। इस समय दिमाग को खुद के साथ रहने दो। लेखक कहते हैं कि ये समय पूजा, पाठ या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। बस चुपचाप बैठना, खिड़की से बाहर देखना, हल्की स्ट्रेचिंग, कुछ भी जो दिमाग को धीरे धीरे ऑन होने दे।
यहां लेखक एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, डोंट शॉक योर सिस्टम अवेक, इनवाइट इट। इसका मतलब है कि अपने सिस्टम को झटका देकर मत जगाओ, प्यार से बुलाओ। और जब लेखक ये कहते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम रोज अपने दिमाग के साथ कितना सख्त व्यवहार करते हैं। दूसरे अध्याय का एक अहम हिस्सा है शरीर और एनर्जी का रिश्ता। लेखक कहते हैं कि लोग एनर्जी को सिर्फ मानसिक चीज समझते हैं, जबकि शरीर उसका आधार है। सुबह उठते ही अगर शरीर जड़ है तो दिमाग भी भारी रहेगा। लेखक बताते हैं कि सुबह का हल्का मूवमेंट, चलना, स्ट्रेच करना, थोड़ा पसीना दिमाग के लिए सिग्नल होता है कि दिन शुरू हो चुका है। वो एक लाइन लिखते हैं, मूवमेंट इज द लैंग्वेज योर बॉडी अंडरस्टैंड्स, यानी शरीर को शब्दों से नहीं, हरकत से समझ आता है। लेखक यहां एक साधारण लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। उठते ही 5 मिनट अपने शरीर को हिलाना। कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं, कोई नियम नहीं, बस गर्दन घुमाना, कंधे ढीले करना, पैरों को स्ट्रेच करना। लेखक कहते हैं कि ये 5 मिनट दिन की एनर्जी में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। और यहां वो चेतावनी भी देते हैं कि सुबह की एक्सरसाइज का मतलब खुद को थकाना नहीं है। अगर सुबह ही आप खुद को निचोड़ दोगे तो दोपहर तक बैटरी डाउन हो जाएगी। फिर बात आती है नाश्ते की, जिस पर लेखक बहुत ईमानदारी से बोलते हैं। वो कहते हैं कि लोग या तो नाश्ता छोड़ देते हैं या ऐसा खाते हैं जो बस पेट भरता है, एनर्जी नहीं देता। लेखक एक लाइन लिखते हैं, वट यू ईट इन द मॉर्निंग इज नॉट फ्यूअल, इट्स इंस्ट्रक्शन। यानी सुबह का खाना सिर्फ ईंधन नहीं, दिमाग और शरीर को निर्देश देता है कि दिन कैसे चलना है। भारी, शुगर से भरा नाश्ता आपको सुस्त बना देगा और बहुत हल्का या कुछ भी नहीं खाने से दिमाग बेचैन रहेगा। यहां लेखक किसी डाइट का प्रचार नहीं करते, वो बस सिद्धांत बताते हैं। संतुलन, ऐसा नाश्ता जो पेट को बोझिल न करे और दिमाग को स्थिर रखे। और वो कहते हैं कि हर शरीर अलग है, इसलिए एक ही नियम सब पर लागू नहीं होगा। यहीं लेखक का मानवीय पक्ष दिखता है। वो कहते हैं कि अपने शरीर की सुनो, इंटरनेट की नहीं। दूसरे अध्याय में एक बहुत अहम मानसिक बदलाव की बात होती है, दिन के लिए इरादा तय करना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग दिन को जो होगा देखा जाएगा वाले मोड में शुरू करते हैं। इससे दिमाग हर छोटी चीज पर एनर्जी खर्च करता है। लेखक लिखते हैं, एन अनफोकस्ड डे लीक्स एनर्जी, यानी बिना फोकस का दिन एनर्जी टपकाता रहता है। वो सुझाव देते हैं कि सुबह एक सवाल खुद से पूछो, आज अगर सिर्फ एक काम सही करना हो तो वो क्या होगा? बस एक। यही सवाल दिमाग को दिशा देता है। यहां लेखक एक साधारण व्यक्ति की कहानी जोड़ते हैं जो रोज सुबह 3 बड़े लक्ष्य लिखता था और रात तक थक कर टूट जाता था। जब उसने एक लक्ष्य पर आना सीखा तो उसकी थकान आधी हो गई। कहानी छोटी है लेकिन संदेश साफ, कम दिशा, ज्यादा शक्ति। अध्याय के अंत की तरफ लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सुबह की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। आप पहले दिन भूलोगे, दूसरे दिन आलस आएगा, तीसरे दिन लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेखक लिखते हैं, कंसिस्टेंसी फील्स बोरिंग बिफोर इट फील्स पावरफुल, यानी निरंतरता पहले उबाऊ लगती है, ताकतवर बाद में। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेखक पाठक को यहां डांटते नहीं, समझाते हैं। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सुबह के पहले घंटे को थोड़ा सम्मान देने लगो तो आप देखोगे कि दोपहर की थकान कम हो रही है, शाम का चिड़चिड़ापन घट रहा है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर सुबह इतनी अहम है तो दोपहर का वो समय जब सब टूटने लगता है, उसका क्या? लेखक अगली कड़ी में ठीक उसी दोपहर की लड़ाई को उठाने वाले हैं जहां असली परीक्षा शुरू होती है, और यहीं पर यह हिस्सा चुपचाप रुक जाता है, अगले टकराव की तैयारी करते हुए। दोपहर, लेखक कहते हैं कि यही वो समय है जहां अच्छे इरादे, शानदार सुबह और सारी प्लानिंग आकर दम तोड़ देती है। आप सुबह ठीक थे, काम भी चल रहा था, लेकिन दोपहर आते आते शरीर भारी, दिमाग सुस्त और मन चिड़चिड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो सबके साथ होता है, इसमें नया क्या है? लेखक यहीं पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नया कुछ नहीं, लेकिन गलतफहमी बहुत बड़ी है। हम दोपहर की थकान को नेचुरल मानकर छोड़ देते हैं,
जबकि असल में ये अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई होती है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी लाइन से करते हैं। द आफ्टरनून क्रैश इज नॉट अ बायोलॉजिकल डेस्टिनी, इट्स अ बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस। मतलब दोपहर का क्रैश कोई कुदरती सजा नहीं है, ये हमारे व्यवहार का नतीजा है। और जब आप ये लाइन पढ़ते हो तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा दोपहर को दोष देते आए हैं। खाना, गर्मी, उम्र, काम। लेखक कहते हैं, दोष बाहर मत ढूंढो, पैटर्न अंदर देखो। तीसरे अध्याय में लेखक एनर्जी ड्रेन लूप्स की बात करते हैं। वो समझाते हैं कि दोपहर में हमारी एनर्जी एक झटके में नहीं गिरती, बल्कि छोटे छोटे लूप्स में रिसती है। एक मीटिंग जो जरूरत से ज्यादा खींच गई, एक ईमेल जिस पर बार बार सोचते रहे, एक काम जो साफ नहीं था, सब मिलकर दिमाग को लगातार ऑन रखते हैं। लेखक लिखते हैं, अनफिनिश्ड थॉट्स ड्रेन मोर एनर्जी देन हार्ड वर्क। यानी अधूरे विचार कठिन काम से ज्यादा ऊर्जा खा जाते हैं। यहां लेखक एक बहुत रिलेटेबल स्थिति बताते हैं। आप दोपहर में किसी एक काम पर बैठे हैं, लेकिन दिमाग में 5 और चीजें घूम रही हैं। फोन की तरफ हाथ जा रहा है, मेल चेक करने का मन है, लेकिन असल काम आगे नहीं बढ़ रहा। लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है जहां लोग खुद को आलसी समझ लेते हैं, जबकि असल में उनका दिमाग ओवरलोडेड होता है। लेखक एक महत्वपूर्ण अभ्यास सुझाते हैं, जिसे वो कहते हैं मेंटल क्लोजर। भारी नाम नहीं, तरीका बहुत सरल। हर बड़े काम से पहले खुद से पूछो भी, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये साफ है? अगर नहीं, तो 2 मिनट निकालकर उसे साफ करो। लेखक कहते हैं कि जब दिमाग को पता होता है कि शुरुआत कहां से करनी है, तो वो कम ऊर्जा खर्च करता है। वो लिखते हैं, क्लैरिटी इज एन एनर्जी मल्टीप्लायर, यानी स्पष्टता ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। अब आता है वो हिस्सा जिसका सब इंतजार करते हैं, दोपहर का खाना। लेखक यहां बहुत ईमानदार हैं। वो कहते हैं कि दोपहर का खाना अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन हम जिस तरह खाते हैं वही हमें गिराता है। भारी खाना, जल्दी जल्दी खाना, स्क्रीन देखते हुए खानाए सब शरीर को पाचन में झोंक देते हैं और दिमाग को साइड में धकेल देते हैं। लेखक एक लाइन लिखते हैं, डाइजेशन स्टील्स ब्लड फ्रॉम द ब्रेन, यानी पाचन दिमाग से खून खींच लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना मत खाओ, बल्कि समझदारी से खाओ। लेखक सुझाव देते हैं कि दोपहर में थोड़ा हल्का, थोड़ा धीमा खाना खाते वक्त भी अगर आप थोड़ी मौजूदगी रखो, स्वाद, सांस, रफ्तार, तो शरीर पर बोझ कम पड़ता है। और यहां वो एक आम गलती बताते हैं, खाने के बाद तुरंत कुर्सी से चिपक जाना। लेखक कहते हैं कि खाने के बाद 5 से मिनट चलना पाचन को आसान बनाता है और एनर्जी ड्रॉप को कम करता है। कोई वॉक ट्रैक नहीं, बस ऑफिस के गलियारे में ही सही। तीसरे अध्याय में एक बहुत अहम मानसिक पहलू आता है, दोपहर की उम्मीदें। लेखक कहते हैं कि हम दोपहर से वही उम्मीद रखते हैं जो सुबह से रखते हैं, वही स्पीड, वही फोकस। और जब वो नहीं मिलता तो हम खुद पर नाराज होते हैं। लेखक लिखते हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट्स, एक्सपेक्टेशंस शुडंट सफोकेट इट। यानी ऊर्जा बदलती रहती है, लेकिन उम्मीदें उसे घोंट देती हैं। दोपहर का समय सुबह जैसा नहीं होता और उसे वैसा बनाना ज्यादातर मामलों में असंभव है। लेखक यहां एक बहुत काम की रणनीति देते हैं। दोपहर में लो कॉग्निटिव टास्क्स रखना, मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादा सोच नहीं, ज्यादा रचनात्मक दबाव नहीं। ईमेल्स, फॉलो अप, हल्की प्लानिंग। भारी फैसले, गहरे विश्लेषण अगर सुबह या शाम में जाए तो दिमाग कम थकता है। लेखक कहते हैं कि समझदार लोग अपनी एनर्जी के साथ कैलेंडर बनाते हैं, घड़ी के खिलाफ नहीं। यहां लेखक एक लाइन लिखते हैं जो दिल में बैठ जाती है, वर्क विथ योर एनर्जी, नॉट अगेंस्ट इट। इसका मतलब यही है कि अपने दिन को ऐसे मत चलाओ जैसे मशीन हो, इंसान की तरह चलाओ। और जब आप ऐसा करते हो तो दोपहर दुश्मन नहीं रहती, बस अलग स्वभाव का समय बन जाती है। तीसरे अध्याय में लेखक माइक्रो रिसेट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ये माइक्रो रिकवरी से थोड़ा अलग है। माइक्रो रिसेट का मतलब है दिमाग को छोटा सा संकेत देना कि एक फेज खत्म हुआ, दूसरा शुरू। लेखक कहते हैं कि लगातार बिना ब्रेक काम करना दिमाग को भ्रमित करता है, इसलिए हर 2 से 3 घंटे में एक छोटा सा रीसेट जरूरी है। कुर्सी बदलना,
पानी पीना, खिड़की से बाहर देखना या बस गहरी सांस। लेखक लिखते हैं, रिसेटिंग इज नॉट स्टॉपिंग, इट्स रिकैलिब्रेटिंग। यानी रीसेट रुकना नहीं, दोबारा संतुलन बनाना है। यहां लेखक एक साधारण पात्र की कहानी जोड़ते हैं। एक व्यक्ति जो दोपहर में खुद को कोसता रहता था। जब उसने बस ये मान लिया कि दोपहर अलग है और उसने अपने काम उसी हिसाब से बदले, तो उसकी थकान कम होने लगी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन एहसास बड़ा। दोपहर से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत सच्ची बात स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब दोपहर फिर भी भारी लगेगी, नींद पूरी नहीं होगी, तनाव ज्यादा होगा। ऐसे दिनों में खुद को दोष मत दो। लेखक लिखते हैं, बैड डेज डोंट इरेज गुड सिस्टम्स। यानी बुरे दिन अच्छे सिस्टम को खत्म नहीं करते। सिस्टम बनाना मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि ज्यादातर दिनों में बेहतर होना। और यहीं पर लेखक एक नया सवाल छोड़ते हैं। अगर सुबह ने दिशा दी, दोपहर ने संतुलन सिखाया, तो शाम का क्या? वो समय जब शरीर थक चुका होता है, लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं होती। परिवार, खुद का समय, सोच। क्या शाम सिर्फ बचे खुचे टुकड़ों के लिए है, या वहां भी कोई रहस्य छुपा है? यही सवाल अगले हिस्से की जमीन तैयार करता है और मन अपने आप आगे बढ़ना चाहता है। लेखक कहते हैं कि यही वो समय है जिसे हम सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। सुबह को हम महत्व देते हैं, दोपहर से हम जूझते हैं, लेकिन शाम को हम बस झेलते हैं। काम से लौटते हुए मन में एक ही बात घूमती रहती है, बस अब कुछ मत मांगो मुझसे। और यहीं पर लेखक बहुत नरमी से लेकिन साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपकी शाम बिखरी हुई है, तो आपकी रात खराब होगी, और अगर रात खराब है, तो अगली सुबह से लेकर पूरा दिन हिल जाएगा। यानी शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं, अगले दिन की शुरुआत भी है। लेखक एक बहुत सीधी पंक्ति लिखते हैं, इवनिंग्स डिसाइड हाउ टुमारो ग्रीट्स यू। इसका मतलब समझने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अपनाने में लगता है। हम में से ज्यादातर लोग शाम को या तो पूरी तरह काम में खींच लेते हैं, या पूरी तरह ढीले पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ये दोनों ही अतियां हैं। शाम का असली रोल है ट्रांजिशन, काम से जीवन की तरफ, दौड़ से ठहराव की तरफ। इस अध्याय में लेखक एनर्जी लैंडिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे हवाई जहाज अचानक नहीं उतरता, धीरे धीरे स्पीड कम करता है, वैसे ही दिन की एनर्जी को भी लैंड कराना पड़ता है। अगर आप सीधे हाई स्ट्रेस से सीधे बिस्तर पर गिरते हो, तो दिमाग को झटका लगता है। लेखक लिखते हैं, अब्रप्ट स्टॉप्स कंफ्यूज द नर्वस सिस्टम। यानी अचानक रुकना नर्वस सिस्टम को उलझा देता है। लेखक यहां एक बहुत आम गलती की बात करते हैं। शाम को काम खत्म होते ही हम स्क्रीन पर कूद पड़ते हैं, रील्स, वीडियो, न्यूज। हमें लगता है कि ये रिलैक्सेशन है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये असल में स्टिम्युलेटेड एग्जॉस्शन है। दिमाग थका हुआ होता है, लेकिन उसे लगातार इनपुट मिल रहा होता है। लेखक की लाइन है, रेस्ट इज नॉट डिस्ट्रैक्शन। यानी आराम ध्यान भटकाना नहीं है। और ये बात सुनकर थोड़ा चुभती है, क्योंकि हम में से बहुत लोग इसी को आराम मानते हैं। अब लेखक कोई कठोर नियम नहीं बनाते। वो कहते हैं कि शाम का पहला आधा घंटा बहुत अहम होता है। काम खत्म करने के बाद अगर आप सीधे किसी और स्क्रीन में घुस जाते हो, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी भी सतर्क रहना है। लेखक सुझाव देते हैं कि इस समय को बफर टाइम बनाओ। कपड़े बदलना, हाथ मुंह धोना, थोड़ा टहलना, या बस चुपचाप बैठना। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। लेखक लिखते हैं, बफर्स प्रोटेक्ट योर एनर्जी बाउंड्रीज। यानी बफर आपकी ऊर्जा की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस अध्याय में शरीर की थकान और मानसिक थकान के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि शाम को शरीर थका हो सकता है, लेकिन दिमाग अक्सर भरा हुआ होता है दिन भर की बातें, अधूरे काम, कही अनकही भावनाएं। अगर आप इस भरे हुए दिमाग को बिना खाली किए रात में ले जाते हो, तो नींद भी अधूरी रहती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, स्लीप कैंट फिक्स व्हाट द माइंड रिफ्यूजेस टू रिलीज। यानी जो दिमाग छोड़ने को तैयार नहीं, नींद भी उसे ठीक नहीं कर सकती। यहां लेखक मेंटल अनलोडिंग का अभ्यास बताते हैं। बहुत सरल, सोने से पहले या शाम को एक कागज लो और जो भी दिमाग में है लिख दो। 2
डू लिस्ट नहीं, बल्कि दिमाग का कचरा। लेखक कहते हैं कि जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो दिमाग उन्हें पकड़कर नहीं बैठता। वो लिखते हैं, द माइंड रेस्ट्स व्हेन इट ट्रस्ट्स नथिंग विल बी फॉरगॉटन। यानी दिमाग तभी आराम करता है जब उसे भरोसा हो कि कुछ छूटेगा नहीं। शाम के इस हिस्से में रिश्तों की बात भी आती है। लेखक कहते हैं कि हम दिन की बची खुची एनर्जी अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों को देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें समझना होगा कि क्वालिटी एनर्जी और क्वांटिटी एनर्जी अलग चीजें हैं। शाम को अगर आप 1 घंटा थके हुए चिड़चिड़े होकर साथ हो, उससे बेहतर है 15 मिनट पूरी मौजूदगी के साथ। लेखक लिखते हैं, प्रेजेंस रिस्टोर्स एनर्जी फास्टर देन टाइम। यानी मौजूदगी समय से ज्यादा जल्दी ऊर्जा लौटाती है। यहां एक छोटी सी कहानी आती है। एक व्यक्ति जो रोज शाम को बच्चों के साथ तो होता था, लेकिन दिमाग ऑफिस में। जब उसने बस इतना बदला कि घर पहुंचते ही 2 मिनट फोन बंद रखे, तो रिश्तों में भी फर्क आया और उसकी अपनी थकान भी कम हुई। लेखक साफ करते हैं कि ये कोई भावुक कहानी नहीं, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। रिश्ते अगर सही तरीके से निभें तो वो ऊर्जा खा नहीं देते हैं। अब आता है शाम का सबसे नाजुक हिस्सा, खुद से बातचीत। लेखक कहते हैं कि दिन भर में हम दुनिया से बहुत बात करते हैं, लेकिन खुद से गलत तरीके से। शाम को अक्सर खुद को जज करते हैं, आज ये नहीं किया, वो रह गया। लेखक इसे इवनिंग सेल्फ अटैक कहते हैं। वो लिखते हैं, हार्श सेल्फ टॉक इज द फास्टेस्ट एनर्जी किलर। यानी खुद से सख्ती से बात करना ऊर्जा का सबसे तेज हत्यारा है। लेखक सुझाव देते हैं कि शाम को दिन का एक छोटा सा रिव्यू करो, लेकिन आलोचना नहीं, समझ के साथ। खुद से पूछो, आज क्या ठीक रहा, क्या सीखा, क्या कल थोड़ा अलग कर सकता हूं, बस इतना। लेखक कहते हैं कि ये सवाल दिमाग को सुरक्षित महसूस कराते हैं और सुरक्षा से ही रिकवरी होती है। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत अहम सच स्वीकारते हैं। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे एक्टिव रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पल हाई एनर्जी। इसका मतलब है सही समय पर सही तरह की ऊर्जा। शाम की ऊर्जा नरम होती है, धीमी होती है। अगर आप उसे सुबह जैसा बनाना चाहोगे तो टूटोगे। लेखक की लाइन है, सॉफ्ट एनर्जी इज स्टिल एनर्जी। यानी नरम ऊर्जा भी ऊर्जा ही है। और फिर लेखक एक सवाल छोड़ते हैं जो सीधे दिल पर लगता है। अगर शाम का काम है दिन को उतारना, तो रात का काम क्या है? क्या रात सिर्फ सोने का समय है, या वहां से असली रिकवरी शुरू होती है? लेखक इशारा करते हैं कि अगला हिस्सा यहीं से सबसे गहरी परत खोलेगा, नींद। लेकिन वैसी नींद नहीं जैसी हम समझते हैं। और मन खुद अगले मोड की तरफ खींच जाता है, रात। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग नींद को एक स्विच की तरह समझते हैं। बिस्तर पर गए, आंख बंद की, सो गए। लेकिन सच ये है कि नींद कोई स्विच नहीं, एक प्रक्रिया है। और अगर दिन भर आपने उस प्रक्रिया के साथ गलत व्यवहार किया है, तो रात को सिर्फ लेट जाने से कुछ ठीक नहीं होगा। लेखक बहुत साफ शब्दों में लिखते हैं, स्लीप डजंट स्टार्ट एट नाइट, इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। ये लाइन पढ़कर पहले अजीब लगती है, लेकिन जितना आगे पढ़ते हो उतना समझ में आता है कि नींद पूरे दिन का परिणाम है। इस अध्याय में लेखक नींद को सिर्फ आराम नहीं, डीप रिपेयर सिस्टम कहते हैं। वो बताते हैं कि नींद के दौरान शरीर और दिमाग सिर्फ थकान नहीं उतारते, बल्कि खुद को दोबारा सेट करते हैं। यादें व्यवस्थित होती हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं, और अगले दिन की एनर्जी का आधार बनता है। लेखक एक बहुत मजबूत लाइन लिखते हैं, यू डोंट वेक अप टायर्ड बिकॉज यू स्लेप्ट लेस, यू वेक अप टायर्ड बिकॉज यू रिकवर्ड पूरली। यानी आप इसलिए थके नहीं उठते कि कम सोए, बल्कि इसलिए कि सही तरह से रिकवर नहीं हुए। लेखक यहां एक बहुत आम गलतफहमी तोड़ते हैं, घंटों की गिनती। हम कहते हैं 7 घंटे, 8 घंटे, लेकिन लेखक कहते हैं कि नींद की क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा अहम है। आप 9 घंटे भी सो सकते हो और फिर भी थके रह सकते हो, अगर दिमाग पूरी तरह शांत नहीं हुआ। और यही शांति सबसे पहले रात के माहौल से आती है। इस हिस्से में लेखक नाइट एनवायरनमेंट की बात करते हैं। रोशनी, आवाज, तापमान, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अभी सतर्क रहना है या छोड़ देना है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, योर ब्रेन लिसन्स टू लाइट मोर देन वर्ड्स। यानी आप खुद से कहो कि सोना है,
लेकिन अगर स्क्रीन चमक रही है तो दिमाग नहीं मानेगा। यही वजह है कि देर रात फोन देखने से नींद उखड़ जाती है। लेखक यहां कोई डराने वाली बात नहीं करते, बस एक छोटा सा नियम देते हैं। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन की चमक कम करो या उनसे दूरी बनाओ। पूरी तरह छोड़ना संभव न हो तो रोशनी कम, कंटेंट हल्का। लेखक कहते हैं कि दिमाग को यह संकेत मिलना चाहिए कि अब दिन खत्म हो रहा है। वो लिखते हैं, सिग्नल्स मैटर मोर देन इंटेंशंस, यानी इरादों से ज्यादा संकेत काम करते हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, सोने से पहले की सोच। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग बिस्तर पर जाते ही पूरे दिन का हिसाब लगाने लगते हैं। क्या गलत हुआ, क्या नहीं किया, कल क्या करना है। दिमाग एक्टिव हो जाता है, शरीर लेटा रहता है। लेखक इसे बेड टाइम अलर्टनेस ट्रैप कहते हैं। वो लिखते हैं, द बेड शुड नॉट बिकम अ थिंकिंग डेस्क, यानी बिस्तर सोचने की मेज नहीं बनना चाहिए। यहां लेखक एक बेहद साधारण लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। सोने से पहले एक तय रूटीन, वही काम, वही क्रम, जैसे दांत साफ करना, हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी सांसें। लेखक कहते हैं कि रूटीन दिमाग को सुरक्षा का एहसास देता है। जब दिमाग जानता है कि आगे क्या होने वाला है तो वो पकड़ छोड़ देता है। लेखक की लाइन है, प्रिडिक्टेबिलिटी काम्स द नर्वस सिस्टम, यानी अनुमानित चीजें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। इस अध्याय में डर की भी बात होती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग नींद से डरने लगते हैं। आज भी नींद नहीं आई तो क्या होगा, यही डर नींद को और दूर कर देता है। लेखक एक बहुत सच्ची लाइन लिखते हैं, ट्राइंग टू फोर्स स्लीप इज द बेस्ट वे टू लूज इट, यानी नींद को जोर से बुलाओगे वो भागेगी। नींद आने का रास्ता है छोड़ना, पकड़ना नहीं। यहां लेखक एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो रोज घड़ी देखकर सोने की कोशिश करता था। जितना ज्यादा वो कोशिश करता उतना ही जागता रहता। जब उसने घड़ी हटाई और बस शरीर को आराम देने पर ध्यान दिया तो नींद धीरे धीरे लौट आई। लेखक कहते हैं कि नींद कोई टास्क नहीं है जिसे पूरा करना है, ये एक अवस्था है जिसमें उतरना है। रात के इस हिस्से में लेखक भावनाओं की सफाई पर भी जोर देते हैं। दिन भर की अधूरी भावनाएं, गुस्सा, निराशा, चिंता अगर अनकही रह जाए तो नींद में भी घूमती रहती हैं। लेखक कहते हैं कि सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज किस बात ने सबसे ज्यादा थकाया। बस उस एहसास को पहचानो, उसे दबाओ मत। लेखक लिखते हैं, एक्नॉलेज्ड इमोशंस लूज देयर ग्रिप, यानी जिन भावनाओं को मान लिया उनका पकड़ ढीली हो जाती है। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, ये आत्मसम्मान का संकेत है। जब आप अपनी नींद का ध्यान रखते हो तो आप खुद को ये संदेश देते हो कि आपकी एनर्जी की कीमत है। लेखक की लाइन है, हाउ यू स्लीप शोज हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ, यानी आप खुद को कितना महत्व देते हो वो आपकी नींद में दिखता है। और फिर लेखक एक नया मोड लाते हैं। अगर नींद ने शरीर को ठीक किया तो मन का क्या। वो कहते हैं कि अगला स्तर सिर्फ थकान हटाने का नहीं बल्कि दिमाग को हल्का बनाने का है। विचारों की भी थकान होती है और उसे संभालने का तरीका नींद से अलग है। यही बात अगले हिस्से में खुलने वाली है। मानसिक ऊर्जा, फोकस और वो बोझ जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज्यादा थकाता है। और यहीं पर यह हिस्सा ठहर जाता है, एक शांत सांस की तरह, अगले गहरे उतराव से पहले। नींद के बाद भी अगर दिमाग भारी उठता है तो लेखक कहते हैं कि समस्या शरीर की नहीं, विचारों की है। छठे अध्याय में वो मानसिक ऊर्जा की उस परत को खोलते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो दिखती नहीं है। थकान जब मसल्स में होती है तो साफ महसूस होती है, लेकिन जब थकान सोच में होती है तो हम उसे आलस, बोरियत या मोटिवेशन की कमी समझ लेते हैं। लेखक सीधा लिखते हैं, मेंटल फैटिग डिस्गाइजेज इटसेल्फ एज लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी मानसिक थकान खुद को मोटिवेशन की कमी के रूप में छुपा लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, यार दिमाग तो हमेशा चलता रहता है, इसमें नया क्या है। लेखक यहीं पर रुककर एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं, सोचना और चबाना। वो कहते हैं कि उपयोगी सोच आगे बढ़ाती है लेकिन बेकार चबाना वहीं घुमाता रहता है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, थिंकिंग मूव्स यू फॉरवर्ड
रूमिनेशन कीप्स यू स्टक। इसका मतलब है कि जब दिमाग बार बार एक ही बात को बिना नतीजे के दोहराता है तो वही सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। छठे अध्याय में लेखक ओपन लूप्स की बात करते हैं। खुले लूप मतलब अधूरे फैसले, अनखे जवाब, टाले गए काम। ये सब दिमाग में बैकग्राउंड एप्स की तरह चलते रहते हैं। आप किसी और काम पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब बिजली खा रहे होते हैं। लेखक लिखते हैं, द ब्रेन हेट्स अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी दिमाग को अधूरापन बिल्कुल पसंद नहीं, और जब उसे पूरा करने का रास्ता साफ नहीं दिखता तो वो बेचैन हो जाता है। लेखक यहां एक बहुत सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। लूप को या तो बंद करो या उसे भरोसेमंद जगह पर पार्क करो। बंद करना मतलब काम पूरा करना, और पार्क करना मतलब उसे लिखकर तय तारीख के साथ अलग रखना। लेखक कहते हैं कि दिमाग को बस इतना भरोसा चाहिए कि ये भूल नहीं जाएगा। वो लिखते हैं, द माइंड रिलैक्सेस व्हेन इट नोज देयर इज अ प्लान, यानी योजना का भरोसा दिमाग को शांत कर देता है। अब आता है ध्यान भटकने का मुद्दा, जो आज हर किसी की समस्या है। लेखक कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को बाहरी दुश्मन समझते हैं, फोन, सोशल मीडिया, शोर, लेकिन असली दुश्मन अंदर है स्पष्टता। जब काम साफ नहीं होता तो दिमाग भागने के बहाने ढूंढता है। लेखक की लाइन है, डिस्ट्रैक्शन इज ऑफन अ सिम्पटम नॉट द डिजीज, यानी ध्यान भटकना बीमारी नहीं, लक्षण है। यहां लेखक एक बहुत ईमानदार अभ्यास सुझाते हैं। जब भी ध्यान भटके, खुद से मत पूछो कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं, बल्कि पूछो कि अभी मुझे किस बात की स्पष्टता नहीं है। क्या अगला कदम साफ है? क्या अपेक्षा स्पष्ट है? ज्यादातर बार बस एक छोटा सा जवाब मिलते ही ध्यान लौट आता है। लेखक कहते हैं कि फोकस जबरदस्ती नहीं आता, वो आमंत्रण से आता है। छठे अध्याय में डिसीजन फटीग पर भी गहरी बात होती है। लेखक बताते हैं कि दिन भर में हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या जवाब देना है, क्या छोड़ना है। हर फैसला थोड़ी थोड़ी मानसिक ऊर्जा खाता है और शाम तक दिमाग खाली हो जाता है। लेखक लिखते हैं, नॉट ऑल टायर्डनेस कम्स फ्रॉम डूइंग टू मच, सम कम्स फ्रॉम चूजिंग टू मच, यानी हर थकान ज्यादा काम से नहीं आती, कुछ ज्यादा चुनाव करने से आती है। लेखक इसका हल बहुत व्यावहारिक बताते हैं। छोटे फैसलों को ऑटोमेट करो। एक जैसी चीजें तय कर लो, सुबह का नाश्ता, काम का समय, ब्रेक का तरीका। इससे दिमाग बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा बचा पाता है। लेखक कहते हैं कि यह अनुशासन नहीं, दया है अपने दिमाग के लिए। अब आता है भावनात्मक बोझ। लेखक कहते हैं कि अनकही भावनाएं भी मानसिक ऊर्जा की बड़ी चोर हैं। नाराजगी जो कहीं नहीं गई, डर जो स्वीकार नहीं किया गया, ये सब दिमाग में वजन बन जाते हैं। लेखक लिखते हैं, व्हाट यू सप्रेस यू कैरी, यानी जो दबाते हो वही ढोते हो, और ये ढोना दिन भर की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करता है। यहां लेखक भावनाओं को नाटक बनाने की बात नहीं करते। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि नाम दो, बस नाम। आज गुस्सा है, आज डर है, आज निराशा है। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी भावना को नाम देते हो तो वो अस्पष्ट खतरे से स्पष्ट अनुभव बन जाती है, और स्पष्ट चीजें कम ऊर्जा खाती हैं। छठे अध्याय का एक बहुत गहरा हिस्सा है आंतरिक संवाद। लेखक कहते हैं कि हम खुद से जिस तरह बात करते हैं वो पूरे दिन की मानसिक एनर्जी तय करता है। लगातार खुद को डांटना, तुलना करना, जल्दी मचाना, ये सब दिमाग को हमेशा खतरे की हालत में रखते हैं। लेखक की लाइन है, द ब्रेन बर्न्स एनर्जी व्हेन इट फील्स अनसेफ, यानी जब दिमाग असुरक्षित महसूस करता है तो वो ज्यादा ऊर्जा जलाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि खुद से बात करने का लहजा बदलो। वही बात, लेकिन नरमी से। तू लेट है की जगह चल, अब अगला सही कदम लेते हैं। लेखक कहते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट है। दिमाग को सुरक्षित माहौल दो, वो बेहतर काम करेगा। अध्याय के अंत में लेखक एक बहुत शांत लेकिन ताकतवर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मानसिक ऊर्जा बचाने का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं, बल्कि उसे हल्का करना है। सब कुछ निकाल फेंकना जरूरी नहीं, बस सही जगह पर रखना जरूरी है। लेखक लिखते हैं, अ लाइटर माइंड मूव्स फास्टर देन अ मोटिवेटेड वन, यानी हल्का दिमाग मोटिवेटेड दिमाग से ज्यादा तेज चलता है। और फिर एक नया सवाल उठता है,
अगर दिमाग हल्का हो गया, शरीर संभल गया, दिन की लय समझ आ गई तो क्या हम सच में 24 घंटे एक्टिव हो जाते हैं, या अभी भी कुछ ऐसा है जो बीच बीच में सब बिगाड़ देता है? लेखक अगली कड़ी में उसी छुपे हुए दुश्मन की बात करने वाले हैं। आदतें, वो छोटी छोटी चीजें जो रोज होती हैं और चुपचाप हमारी एनर्जी तय करती हैं। और यहीं ये हिस्सा ठहर जाता है, जैसे किसी गहरी सांस के बाद अगला कदम सोच रहा हो। लेखक कहते हैं कि अब तक जो कुछ हमने समझा, सुबह की दिशा, दोपहर का संतुलन, शाम की लैंडिंग, रात की रिकवरी और दिमाग की सफाई, ये सब एक दिन के फैसले लग सकते हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि दिन नहीं, आदतें तय करती हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे। 7वें अध्याय में लेखक बहुत साफ कहते हैं कि आपकी ऊर्जा किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन छोटी चीजों से बनती है जो आप रोज बिना सोचे करते हैं। वो लिखते हैं, योर एनर्जी इज द सम ऑफ योर हैबिट्स, नॉट योर इंटेंशंस। यानी आपकी ऊर्जा आपके इरादों का जोड़ नहीं, आपकी आदतों का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे, यार आदतों की बात तो हर किताब करती है। लेकिन लेखक यहां एक अलग एंगल से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में हमें आदतों की ऊर्जा लागत समझनी चाहिए। हर आदत या तो ऊर्जा देती है या खाती है, कोई भी आदत न्यूट्रल नहीं होती। लेखक की लाइन है, एवरी हैबिट चार्जेस और ड्रेन्स यू। और जब आप ये समझ लेते हो तो आदतें अपने आप फिल्टर होने लगती हैं। लेखक एक बहुत साधारण उदाहरण देते हैं, सुबह उठते ही फोन उठाना। हम इसे छोटी आदत मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये दिन की सबसे महंगी आदतों में से एक है, क्योंकि ये आपको तुरंत रिएक्टिव मोड में डाल देती है। आप अपनी ऊर्जा खर्च करने लगते हो, बिना ये तय किए कि कहां। लेखक लिखते हैं, बैड हैबिट्स डोंट फील हैवी एट फर्स्ट, दे फील फैमिलियर। यानी खराब आदतें शुरू में भारी नहीं लगती, बस जानी पहचानी लगती हैं। इस अध्याय में लेखक इनविजिबल हैबिट्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें हम आदत मानते ही नहीं काम करते वक्त बार बार टैब बदलना, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, बिना भूख के कुछ खाते रहना, या हर खाली पल में स्क्रीन ढूंढना। लेखक कहते हैं कि यही अदृश्य आदतें सबसे ज्यादा ऊर्जा चूसती हैं, क्योंकि हम इन्हें नोटिस ही नहीं करते। वो लिखते हैं, व्हाट यू डोंट नोटिस कंट्रोल्स यू। यानी जो चीज आपको दिखती नहीं, वही आपको चलाती है। लेखक यहां पहला बड़ा अभ्यास देते हैं, लेकिन बहुत हल्के तरीके से। वो कहते हैं कि अगले 3 दिन सिर्फ एक काम करो, अपनी ऊर्जा पर नजर रखो। कौन सी आदत के बाद आप हल्का महसूस करते हो और कौन सी के बाद भारी। कोई जजमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं, बस देखो। लेखक फिर वही बात दोहराते हैं जिसे पहले भी कह चुके हैं, अवेयरनेस कम्स बिफोर चेंज। और यहां ये वाक्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि आदतें बिना जागरूकता के कभी नहीं बदलती। अब लेखक आदत बदलने की सबसे आम गलती पर आते हैं। हम एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जंक छोड़ो, फोन कम करो, सब एक साथ। लेखक कहते हैं कि यही तरीका आपको फिर से थका देता है। वो लिखते हैं, टू मच चेंज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। यानी बहुत ज्यादा बदलाव भी तनाव ही है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए बदलाव को हल्का रखना पड़ता है। यहां लेखक 1 हैबिट रूल बताते हैं, मतलब एक समय पर सिर्फ एक ऊर्जा चोर आदत चुनो। उसे पूरी तरह हटाने की कोशिश मत करो, बस उसकी तीव्रता कम करो। अगर दिन में 20 बार फोन देखते हो तो 15 कर दो। अगर रात को बहुत देर तक स्क्रीन देखते हो तो मिनट पहले बंद कर दो। लेखक कहते हैं कि ऊर्जा धीरे धीरे लौटती है, छलांग लगाकर नहीं। वो लिखते हैं, स्मॉल शिफ्ट्स क्रिएट सस्टेनेबल एनर्जी। यानी छोटे बदलाव टिकाऊ ऊर्जा बनाते हैं। 7वें अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आदत और पहचान का रिश्ता। लेखक कहते हैं कि हम आदतों को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम उन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होता। लेखक इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वो लिखते हैं, यू आर नॉट योर हैबिट्स, यू आर द वन हु रिपीट्स देम। यानी आप अपनी आदतें नहीं हो, आप वो हो जो उन्हें दोहराता है। और जो दोहराया गया है वो बदला भी जा सकता है। यहां लेखक एक साधारण
लेकिन असरदार सवाल देते हैं। किसी भी आदत से पहले खुद से पूछो, क्या ये आदत मुझे वो व्यक्ति बना रही है जैसा मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो आदत अपने आप ढीली पड़ने लगती है। लेखक कहते हैं कि पहचान की दिशा बदलते ही आदतें पीछे पीछे आती हैं। इस अध्याय में वातावरण की भूमिका भी आती है। लेखक कहते हैं कि हम आदतों को इच्छा शक्ति से बदलना चाहते हैं, जबकि वातावरण उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर फोन हमेशा हाथ में है तो आप उसे देखोगे ही। अगर मीठा सामने है तो खाओगे ही। लेखक लिखते हैं, विल पावर इज वीक, एनवायरनमेंट इज स्ट्रांग। यानी इच्छा शक्ति कमजोर है, माहौल मजबूत। इसलिए ऊर्जा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास से ऊर्जा चोर चीजें हटाना। लेखक यहां एक बहुत व्यावहारिक सुझाव देते हैं। फोन को काम करते वक्त दूसरे कमरे में रखना, नोटिफिकेशन बंद करना, खाने की जगह तय करना। कोई बड़ा त्याग नहीं, बस थोड़ी समझदारी। लेखक कहते हैं कि जब बाधाएं हटती हैं तो ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। 7वें अध्याय का आखिरी हिस्सा बहुत ईमानदार है। लेखक कहते हैं कि कुछ आदतें हम इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि वो हमें भावनात्मक आराम देती हैं, भले ही ऊर्जा खा जाती हों। देर रात स्क्रॉल करना, बिना भूख के खाना, टालमटोल। लेखक इन्हें दोष नहीं देते, बस समझने को कहते हैं। वो लिखते हैं, वी डोंट रिपीट हैबिट्स बिकॉज दे आर गुड, वी रिपीट देम बिकॉज दे सूथ समथिंग। यानी हम आदतें इसलिए नहीं दोहराते कि वो सही हैं, बल्कि इसलिए कि वो कहीं न कहीं हमें सुकून देती हैं। और यहीं लेखक एक नया दरवाजा खोलते हैं। अगर आदतें भावनाओं से जुड़ी हैं तो क्या सिर्फ व्यवहार बदलना काफी है, या हमें उस अंदरूनी खालीपन, उस तनाव को समझना होगा जो हमें बार बार वही आदतें करने पर मजबूर करता है। लेखक इशारा करते हैं कि अगला हिस्सा वहीं ले जाएगा, तनाव, दबाव और वो अदृश्य बोझ जो हमारी सारी ऊर्जा चुपचाप खा जाता है। और कहानी वहीं रुकती है, जैसे सच सामने आने से पहले एक पल की खामोशी। तनाव। लेखक कहते हैं कि यही वो शब्द है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ठीक से समझते हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत वो एक बहुत सच्ची लाइन से करते हैं, स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू। यानी तनाव वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, तनाव वो है जो अंदर कितनी देर तक रुका रहा। और यहीं से लेखक उस अदृश्य बोझ की बात शुरू करते हैं जो दिखता नहीं, लेकिन दिन भर की एनर्जी को चुपचाप खा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार तनाव तो सबको होता है, इसमें नया क्या है? लेखक यहीं पर एक बड़ा फर्क समझाते हैं, तीव्र तनाव और पुराना तनाव। तीव्र तनाव वो है जो आता है, काम करता है, चला जाता है, जैसे कोई डेडलाइन, कोई मुश्किल बातचीत। लेकिन पुराना तनाव वो है जो खत्म हो जाने के बाद भी अंदर चलता रहता है। वही पुराना तनाव आपकी सुबह भारी करता है, दोपहर में फोकस तोड़ता है और रात को नींद से दूर रखता है। लेखक लिखते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस इज अ स्लो एनर्जी लीक। यानी पुराना तनाव धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को रिसा देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शरीर तनाव को खतरे के रूप में देखता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ दिमाग में। जब भी तनाव बना रहता है, शरीर सेफ मोड में चला जाता है। इस मोड में एनर्जी बचाने के लिए नहीं, बल्कि खतरे से निपटने के लिए खर्च होती है। इसलिए आप बिना ज्यादा काम किए भी थके हुए महसूस करते हो। लेखक की लाइन है, अ स्ट्रेस्ड बॉडी इज एन इनएफिशिएंट बॉडी। यानी तनावग्रस्त शरीर ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेखक यहां एक बहुत आम आदत की बात करते हैं, लगातार जल्दबाजी। हर काम जल्दी, हर जगह भागना, हर बात तुरंत। हम इसे मेहनत समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि लगातार जल्दबाजी दिमाग को ये संदेश देती है कि खतरा हर समय मौजूद है। वो लिखते हैं, हरी इज अ फॉर्म ऑफ फियर। यानी जल्दबाजी भी डर का एक रूप है, और डर की हालत में दिमाग कभी पूरी तरह आराम नहीं करता। अब लेखक तनाव को खत्म करने की बात नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये असंभव है। वो कहते हैं कि लक्ष्य तनाव को हटाना नहीं, बल्कि उसे पूरा होने देना है। बहुत गहरी बात है। लेखक लिखते हैं, स्ट्रेस कंप्लीट्स इटसेल्फ थ्रू रिलीज। यानी तनाव तब खत्म होता है जब उसे निकलने का रास्ता मिलता है। अगर रास्ता नहीं मिला
तो वो अंदर ही जमा होता रहता है। यहां लेखक स्ट्रेस रिलीज रिचुअल्स की बात करते हैं। भारी नाम नहीं, बहुत साधारण चीजें। गहरी सांस, शरीर को हिलाना, किसी भरोसेमंद से बात करना या थोड़ी देर अकेले रहना। लेखक कहते हैं कि ये कोई सेल्फ केयर ट्रेंड नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत है। वो लिखते हैं, द बॉडी नीड्स प्रूफ दैट डेंजर हैज पास्ट, यानी शरीर को सबूत चाहिए कि खतरा टल गया है। जब आप सांस छोड़ते हो, चलते हो या बोलते हो, तो आप उसे वही सबूत देते हो। इस अध्याय में सांस पर खास जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि सांस सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। तेज, उथली सांसें तनाव को बनाए रखती हैं, जबकि धीमी, गहरी सांसें शरीर को शांत करती हैं। लेखक एक लाइन लिखते हैं, यू कैंट काम द माइंड विदाउट कार्मिंग द ब्रेथ, यानी सांस शांत किए बिना दिमाग शांत नहीं होता। वो एक सरल अभ्यास बताते हैं, धीरे धीरे सांस अंदर, उससे भी धीरे बाहर, बस कुछ मिनट। कोई ध्यान का लेबल नहीं, बस सांस। लेखक यहां एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग तनाव इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं हमेशा तनाव में रहता हूं, मेरी जिंदगी ही ऐसी है। लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। वो लिखते हैं, स्ट्रेस इज अ स्टेट नॉट अ पर्सनैलिटी, यानी तनाव एक हालत है, पहचान नहीं। और जब आप इसे हालत की तरह देखते हो तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखने लगता है। अब बात आती है नियंत्रण की। लेखक कहते हैं कि तनाव का एक बड़ा कारण है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे भी पकड़कर रखना। भविष्य की चिंता, दूसरों के फैसले, बीती बातें। लेखक लिखते हैं, ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल इज एग्जॉस्टिंग, यानी जो नियंत्रित नहीं हो सकता उसे कंट्रोल करने की कोशिश सबसे थकाने वाली चीज है, और हम यही रोज करते हैं। यहां लेखक एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास देते हैं। दिन में एक बार खुद से पूछो, इस वक्त जो मुझे परेशान कर रहा है, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो अगला छोटा कदम क्या है? अगर नहीं, तो क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं? लेखक कहते हैं कि सिर्फ ये सवाल पूछने से ही दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि दिमाग को दिशा मिलती है। 8वें अध्याय में रिश्तों से जुड़े तनाव की भी बात होती है। लेखक कहते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वही रिश्ते खाते हैं जहां बातें अधूरी रह जाती हैं। नाराजगी, अपेक्षा, चुप्पी। लेखक लिखते हैं, अनस्पोकन टेंशन इज लाउडर देन स्पोकन कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कहा नहीं गया वो ज्यादा शोर करता है, और ये शोर अंदर चलता रहता है, आपको थकाता रहता है। लेखक यहां किसी बड़े समाधान की बात नहीं करते। वो बस कहते हैं कि जहां संभव हो, बातें साफ करो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जो अंदर जमा है उसे पहचानना जरूरी है। कभी कभी बस खुद से मान लेना कि हां, ये बात मुझे परेशान कर रही है, भी बहुत राहत देता है। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत गहरी और थोड़ी असहज बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग तनाव को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि वो खालीपन से डरते हैं। जब तनाव नहीं होता तो खुद से सामना करना पड़ता है। लेखक लिखते हैं, फॉर सम स्ट्रेस फील्स सेफर देन स्टिलनेस, यानी कुछ लोगों के लिए तनाव स्थिरता से ज्यादा सुरक्षित लगता है। और यहीं पर असली काम शुरू होता है, खुद के साथ बैठना सीखना। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे आप तनाव छोड़ना सीखते हो, आपकी ऊर्जा अपने आप लौटने लगती है, बिना कॉफी, बिना मोटिवेशन, बिना जबरदस्ती। लेकिन फिर वो एक नया सवाल छोड़ते हैं, अगर तनाव ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है, तो वो लोग जो लगातार शांत और स्थिर दिखते हैं, वो क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत है, या वो बस अपनी ऊर्जा की सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं? यही सवाल अगले हिस्से की नींव बनता है और मन फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, काम भी करते हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उनके आसपास एक अजीब सी शांति रहती है, ना बहुत हड़बड़ी, ना लगातार शिकायत। 9वें अध्याय में लेखक इसी रहस्य को खोलते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग ज्यादा मजबूत नहीं होते, ये बस अपनी ऊर्जा की सीमाएं पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। लेखक बहुत साफ लिखते हैं, काम पीपल आर नॉट लेस बिजी, दे आर लेस अवेलेबल, यानी शांत लोग कम व्यस्त नहीं होते, बस हर चीज के लिए उपलब्ध नहीं होते।
अब ये बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि हर कॉल उठाओ, हर मैसेज का जवाब दो, हर काम के लिए हां कहो। लेखक यहीं पर रुककर कहते हैं कि यही आदत आपकी ऊर्जा की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो लिखते हैं, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी क्रिएट्स लिमिटेड एनर्जी। यानी अगर आप हर वक्त उपलब्ध हो तो आपकी ऊर्जा सीमित हो जाएगी। इस अध्याय में लेखक एनर्जी बाउंड्रीज की बात करते हैं। सीमाएं सुनते ही हमें लगता है कि ये रिश्तों में दूरी पैदा करेंगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि बिना सीमाओं के रिश्ते भी थका देते हैं। सीमाएं दूरी नहीं बनाती, वो स्पष्टता लाती हैं। लेखक की लाइन है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर फिल्टर्स। यानी सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वो छन्नी हैं जो जरूरी है उसे आने देती हैं, बाकी को रोकती हैं। लेखक यहां एक बहुत आम गलती की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम मना करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। लेखक कहते हैं कि ये डर ज्यादातर हमारे दिमाग में होता है। वो लिखते हैं, रिसेंटमेंट कॉस्ट्स मोर एनर्जी देन रिफ्यूजल। यानी किसी बात को मन में दबाकर हां कहना साफ मना करने से ज्यादा ऊर्जा खाता है, और यही दबा हुआ गुस्सा बाद में थकान बनकर निकलता है। अब लेखक सॉफ्ट नो का कॉन्सेप्ट लाते हैं। मना करना मतलब कठोर होना नहीं, इसका मतलब है ईमानदार होना। अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इस वक्त मेरी क्षमता नहीं है। लेखक कहते हैं कि ऐसे वाक्य रिश्ते नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। वो लिखते हैं, क्लियर लिमिट्स प्रिवेंट साइलेंट बर्नआउट। यानी साफ सीमाएं चुपचाप जलने से बचाती हैं। इस अध्याय में समय की सीमाओं पर भी बात होती है। लेखक कहते हैं कि लोग काम को नहीं, काम के फैलाव को संभाल नहीं पाते। कोई काम कब शुरू होगा, कब खत्म, अगर ये तय नहीं है तो दिमाग लगातार सतर्क रहता है। लेखक लिखते हैं, अनडिफाइंड वर्क आवर्स क्रिएट अनडिफाइंड स्ट्रेस। यानी बिना सीमा के काम तनाव को भी बिना सीमा का बना देता है। इसलिए वो सुझाव देते हैं कि हर काम के लिए एक मोटा सा समय तय करो, भले ही वो पूरी तरह सटीक न हो। लेखक यहां डिजिटल सीमाओं की बात भी करते हैं, जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा इंटरप्शन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा खपत है। लेखक लिखते हैं, अटेंशन इज एनर्जी इन मोशन। यानी जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अगर आपका ध्यान हर 5 मिनट में बदल रहा है तो आपकी ऊर्जा बिखर रही है। इसलिए लेखक कहते हैं कि नोटिफिकेशन बंद करना आत्मानुशासन नहीं, आत्मरक्षा है। 9वें अध्याय में रिश्तों की सीमाएं बहुत संवेदनशील तरीके से समझाई गई हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऊर्जा देते हैं, कुछ ऊर्जा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेने वाले रिश्ते गलत हैं, लेकिन उनका समय और मात्रा तय होनी चाहिए। लेखक लिखते हैं, यू कैन कैरियर विदाउट कैरिंग। यानी आप परवाह कर सकते हो, लेकिन हर बोझ उठाना जरूरी नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की समस्याएं अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। यहां लेखक एक छोटी सी कहानी जोड़ते हैं। एक व्यक्ति जो हर किसी की समस्या सुनता था, हर वक्त उपलब्ध रहता था। बाहर से वो बहुत सहायक लगता था, लेकिन अंदर से थका हुआ और चिड़चिड़ा। जब उसने बस इतना बदला कि हर कॉल तुरंत नहीं उठाई, हर समस्या को अपना नहीं बनाया, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे लौटने लगी। लेखक कहते हैं कि ये स्वार्थ नहीं, संतुलन है। इस अध्याय में एक और जरूरी पहलू आता है, खुद के साथ सीमाएं। लेखक कहते हैं कि हम दूसरों को तो कभी कभी मना कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। खुद से कहते हैं, थोड़ा और कर लो, आराम बाद में। लेखक इसे इंटरनल बाउंड्री वायलेशन कहते हैं। वो लिखते हैं, सेल्फ बिट्रेयल ड्रेन्स एनर्जी फास्टर देन एक्सटर्नल प्रेशर। यानी खुद से धोखा बाहरी दबाव से ज्यादा थकाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि जब शरीर या दिमाग थकान का संकेत दे तो उसे सुनो। हर संकेत को मानना जरूरी नहीं, लेकिन अनदेखा करना सबसे महंगा पड़ता है। लेखक कहते हैं कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपनी ऊर्जा की सीमाएं तय करते हो तो दुनिया छोटी नहीं होती, साफ होती है। कम शोर, कम उलझन, ज्यादा स्पष्टता। लेखक लिखते हैं, प्रोटेक्टेड एनर्जी फील्स लाइक काम नॉट कंट्रोल। यानी सुरक्षित ऊर्जा नियंत्रण जैसी नहीं लगती,
शांति जैसी लगती है। और फिर वो एक नया सवाल छोड़ते हैं। अगर सीमाएं बनाकर हम ऊर्जा बचा सकते हैं, तो क्या हम ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि निर्माण करे ऐसी ऊर्जा जो भीतर से उठे, बाहर से न ली जाए? लेखक इशारा करते हैं कि अगला हिस्सा उसी स्रोत की बात करेगा। अर्थ, मकसद और वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। और यहीं पर यह हिस्सा धीरे से रुक जाता है, जैसे किसी गहरी सच्चाई से पहले थोड़ी खामोशी। लेखक कहते हैं कि अब तक हमने ऊर्जा को बचाने, संभालने और रिसने से रोकने की बात की, लेकिन 10वें अध्याय में वो एक बिल्कुल अलग सवाल उठाते हैं। ऊर्जा आती कहां से है? सिर्फ आराम, सीमाएं और सिस्टम से, या फिर भीतर कोई ऐसा स्रोत है जो थकान के बावजूद आपको चलाता है? लेखक बहुत साफ शब्दों में लिखते हैं, मीनिंग क्रिएट्स एनर्जी वेयर रेस्ट कैनॉट। यानी जहां आराम भी काम नहीं करता, वहां अर्थ ऊर्जा पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो थोड़ी फिलॉसफी हो गई। लेकिन लेखक यहीं पर जमीन पर उतर आते हैं। वो कहते हैं कि आपने भी देखा हो, कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर भी टूटते नहीं, और कुछ लोग पूरा आराम लेकर भी थके रहते हैं। फर्क शरीर का नहीं, वजह का होता है। लेखक लिखते हैं, फटीग डिपेंड्स ऑन व्हाई यू डू व्हाट यू डू। यानी थकान इस पर निर्भर करती है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। 10वें अध्याय में लेखक पर्पस एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन यहां मकसद का मतलब कोई बहुत बड़ा जीवन लक्ष्य नहीं है। लेखक साफ करते हैं कि मकसद रोज के छोटे छोटे अर्थ से बनता है। आज मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, किसके लिए, किस दिशा में? लेखक लिखते हैं, पर्पस डजंट हैव टू बी ग्रैंड, इट हैज टू बी क्लियर। यानी मकसद बड़ा नहीं, साफ होना चाहिए। लेखक यहां एक बहुत आम स्थिति बताते हैं। आप काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से जुड़ाव नहीं है। काम बोझ लगने लगता है। वही काम जब किसी अर्थ से जुड़ जाता है, परिवार की सुरक्षा, खुद की आजादी, किसी की मदद, तो उसका वजन हल्का हो जाता है। लेखक की लाइन है, मीनिंग लाइटन्स द लोड। यानी अर्थ बोझ को हल्का कर देता है। इस अध्याय में लेखक एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब है, आप जो रोज करते हो, क्या वो आपके मूल मूल्यों के साथ मेल खाता है? अगर नहीं, तो दिमाग अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ता है, और ये लड़ाई बहुत ऊर्जा खाती है। लेखक लिखते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ वर्क। यानी अंदर का संघर्ष सबसे महंगा काम है। यहां लेखक एक बहुत सरल अभ्यास देते हैं। 3 सवाल। पहला, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? दूसरा, मैं रोज जो कर रहा हूं, क्या वो इसके करीब ले जा रहा है? तीसरा, आज मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो इस दिशा में एक कदम हो? लेखक कहते हैं कि इन सवालों का जवाब परफेक्ट होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना जरूरी है। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मकसद स्थायी नहीं होता, वो बदलता रहता है। जो मकसद आपके 20 की उम्र में था, वही 40 में हो, ये जरूरी नहीं। लेखक लिखते हैं, आउटग्रोइंग पर्पस इज नॉट फेलियर, इट्स इवोल्यूशन। यानी मकसद से आगे बढ़ना असफलता नहीं, विकास है। और जब आप पुराने मकसद को पकड़ कर रखते हो, तो वो भी थकान का कारण बन जाता है। 10वें अध्याय में एक बहुत संवेदनशील विषय आता है, खालीपन। लेखक कहते हैं कि कई लोग थके इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अंदर से खाली महसूस करते हैं। वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन किसी गहरे जुड़ाव के बिना। लेखक लिखते हैं, बिजीनेस कैन हाइड एम्प्टीनेस बट इट कैंट फिल इट। यानी व्यस्तता खालीपन छुपा सकती है, भर नहीं सकती। और यही छुपा हुआ खालीपन धीरे धीरे ऊर्जा खा जाता है। लेखक यहां कोई त्वरित समाधान नहीं देते। वो बस इतना कहते हैं कि खालीपन से भागो मत, उसके साथ बैठो। खुद से पूछो, मैं क्या मिस कर रहा हूं? जुड़ाव, सीखना, योगदान। लेखक कहते हैं कि जब आप इस सवाल को ईमानदारी से पूछते हो, तो जवाब धीरे धीरे सामने आने लगता है। इस अध्याय में लेखक सेवा की बात भी करते हैं, लेकिन सेवा को वो त्याग या थकान से नहीं जोड़ते। वो कहते हैं कि सही तरह की सेवा ऊर्जा देती है। जब आप बिना जबरदस्ती अपनी क्षमता के भीतर किसी की मदद करते हो, तो दिमाग में खुशी के केमिकल्स सक्रिय होते हैं। लेखक लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
यानी योगदान एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यहां लेखक एक साधारण उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो अपने काम से थक चुका था, लेकिन हफ्ते में 1 घंटा किसी को सिखाने लगा। उस 1 घंटे ने उसके पूरे हफ्ते की ऊर्जा बदल दी। लेखक कहते हैं कि मकसद हमेशा नौकरी या करियर में नहीं मिलता, कभी कभी वो उससे बाहर मिलता है। 10वें अध्याय के अंत में लेखक बहुत गहरी लेकिन सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आपकी ऊर्जा किसी अर्थ से जुड़ जाती है तो थकान भी अलग महसूस होती है। वो लिखते हैं, पर्पसफुल टायर्डनेस फील्स डिफरेंट फ्रॉम एम्प्टी एग्जॉस्शन, यानी मकसद के साथ आई थकान खाली थकावट से अलग होती है। पहली में संतोष होता है, दूसरी में बस बोझ। और फिर लेखक एक नया सवाल छोड़ते हैं। अगर मकसद ऊर्जा देता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसे कैसे जिंदा रखा जाए? कैसे ऐसा हो कि भागदौड़ में भी अर्थ न खो जाए? लेखक इशारा करते हैं कि अगला हिस्सा उसी पुल की बात करेगा, छोटे रिवाज, रोज की रस्में, जो आपको आपके मकसद से जोड़े रखें। और यहीं पर यह हिस्सा ठहर जाता है, जैसे किसी गहरी सोच के बाद लिया गया विराम। लेखक कहते हैं कि मकसद समझ लेना एक बात है, लेकिन उसे रोज जिंदा रखना बिल्कुल दूसरी। 11वें अध्याय में वो इसी खाई को पाटते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग मकसद को किसी बड़े लक्ष्य या भविष्य की चीज बना देते हैं, जबकि असल में मकसद रोज के छोटे रिवाजों में सांस लेता है। लेखक बहुत साफ लिखते हैं, पर्पस सर्वाइव्स थ्रू रिचुअल्स नॉट रेजोल्यूशंस, यानी मकसद संकल्पों से नहीं, रिवाजों से जिंदा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, रिवाज मतलब क्या? लेखक यहीं पर इसे बहुत सरल कर देते हैं। रिवाज वो छोटे काम हैं जो आप बिना सोच विचार के दोहराते हो, लेकिन जिनमें भावनात्मक अर्थ जुड़ा होता है। जैसे सुबह की चाय अकेले पीना, काम शुरू करने से पहले एक गहरी सांस, या दिन के अंत में किसी का शुक्रिया अदा करना। लेखक कहते हैं कि रिवाज समय नहीं लेते, ध्यान बदलते हैं। वो लिखते हैं, रिचुअल्स डोंट ऐड टाइम, दे ऐड मीनिंग, यानी रिवाज समय नहीं बढ़ाते, अर्थ बढ़ाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत अहम फर्क बताते हैं, आदत और रिवाज का। आदत अक्सर ऑटोमेटिक होती है, बिना भाव के। रिवाज में मौजूदगी होती है, वही काम, लेकिन पूरी तरह जागरूक होकर। लेखक लिखते हैं, द सेम एक्शन विथ अटेंशन बिकम्स अ रिचुअल, यानी वही काम अगर ध्यान के साथ हो तो रिवाज बन जाता है, और रिवाज ऊर्जा खाता नहीं, देता है। लेखक यहां सुबह के रिवाज की बात करते हैं, लेकिन कोई भारी रूटीन नहीं सुझाते। वो कहते हैं कि सुबह का रिवाज बस इतना होना चाहिए कि आपको याद दिला दे कि आप क्यों उठे हो। एक वाक्य, एक विचार, एक पल। लेखक एक लाइन लिखते हैं, बिगिन द डे विद अ रिमाइंडर नॉट अ रश, यानी दिन की शुरुआत याद से करो, जल्दबाजी से नहीं। यहां लेखक एक साधारण अभ्यास बताते हैं। सुबह उठकर खुद से एक सवाल, आज मैं किस वजह से अच्छा महसूस करना चाहता हूं? पैसा, सम्मान, शांति, सीख। जवाब बदल सकता है, लेकिन सवाल वही रहे। लेखक कहते हैं कि ये सवाल दिमाग को दिशा देता है और ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। 11वें अध्याय में काम से जुड़े रिवाजों पर भी बात होती है। लेखक कहते हैं कि हम काम को बस निपटाने की चीज मान लेते हैं, इसलिए वो थकाने लगता है। अगर काम शुरू करने और खत्म करने के बीच एक छोटा सा रिवाज जोड़ दिया जाए तो दिमाग को क्लोजर मिलता है। जैसे काम शुरू करने से पहले 2 गहरी सांसें, और खत्म करते वक्त एक पल रुककर ये मान लेना कि हां, आज इतना हुआ। लेखक लिखते हैं, क्लोजर रिस्टोर्स मोर एनर्जी देन प्रेज, यानी सराहना से ज्यादा ऊर्जा क्लोजर देता है। यहां लेखक एक बहुत रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो काम खत्म होने के बाद भी दिमाग में काम ढोता रहता था। जब उसने हर दिन काम खत्म करते वक्त एक छोटी सी लाइन कहना शुरू किया, आज का काम यहीं खत्म, तो उसका दिमाग सच में छोड़ना सीख गया। लेखक कहते हैं कि शब्दों में ताकत होती है अगर उन्हें सही जगह इस्तेमाल किया जाए। इस अध्याय में लेखक रिश्तों के रिवाज की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े वादे रिश्तों को नहीं बचाते, छोटे छोटे रिवाज बचाते हैं। जैसे रोज एक सच्चा सवाल पूछना, आज दिन कैसा रहा, बिना फोन देखे सुनना। लेखक लिखते हैं, कंसिस्टेंसी इन कैरियर बिल्ड्स क्वाइट स्ट्रेंथ,
यानी देखभाल की निरंतरता एक शांत ताकत बनाती है। लेखक यहां एक बहुत सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब रिश्ते ऊर्जा देने लगते हैं तो बाकी जिंदगी अपने आप हल्की लगने लगती है, क्योंकि इंसान अकेला लड़ने के लिए बना ही नहीं है। जुड़ाव ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, अगर वो सच्चा हो। 11वें अध्याय का एक गहरा हिस्सा है शाम का रिवाज। लेखक कहते हैं कि दिन का अंत जैसे भी हो, अगर आप उसे बिना अर्थ के छोड़ देते हो तो दिमाग अधूरापन महसूस करता है। वो एक बहुत सरल अभ्यास देते हैं, दिन के अंत में एक चीज लिखो या सोचो जो आज ठीक रही, बहुत बड़ी नहीं, बस सच्ची। लेखक लिखते हैं, एक्नॉलेजिंग गुड काम्स द नर्वस सिस्टम, यानी अच्छाई को मान लेना नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इस अध्याय में लेखक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि रिवाजों को भी प्रोडक्टिविटी टूल मत बनाओ। अगर आपने रिवाज को भी एक और काम बना लिया तो वो ऊर्जा देने के बजाय लेने लगेगा। लेखक लिखते हैं, रिचुअल्स डाई व्हेन दे बिकम ऑब्लिगेशंस, यानी जब रिवाज जिम्मेदारी बन जाते हैं तो मर जाते हैं। अध्याय के अंत में लेखक बहुत नरमी से कहते हैं कि रिवाजों का काम आपको बेहतर इंसान बनाना नहीं, आपको खुद से जोड़ना है। जब आप खुद से जुड़े रहते हो तो ऊर्जा अपने आप बहती रहती है। वो लिखते हैं, कनेक्शन प्रिसीड्स मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन से पहले जुड़ाव आता है। और फिर लेखक एक नया सवाल छोड़ते हैं, अगर रिवाज मकसद को रोज जिंदा रखते हैं तो उन दिनों का क्या जब सब बिखरा लगता है, जब ना रिवाज काम आते हैं ना मकसद याद रहता है। लेखक इशारा करते हैं कि अगला हिस्सा उन्हीं टूटे दिनों की बात करेगा, गिरावट, वापसी और वो सच जो हमें फिर से खड़ा करता है। और यहीं ये हिस्सा ठहर जाता है, जैसे किसी थके हुए लेकिन ईमानदार स्वीकार की तरह। लेखक कहते हैं कि अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन हर किसी को उससे गुजरना पड़ता है। 12वें अध्याय में वो सीधे कहते हैं कि अगर आप 24 घंटे एक्टिव रहने की बात कर रहे हैं तो आपको गिरावट की सच्चाई स्वीकार करनी होगी। ऐसे दिन आएंगे जब कुछ भी काम नहीं करेगा, न रिवाज, न मकसद, न सीमाएं। और अगर आप उन दिनों को असफलता मान लेते हो तो आप अपनी ही ऊर्जा के खिलाफ खड़े हो जाते हो। लेखक बहुत साफ लिखते हैं, ब्रेकडाउन्स आर नॉट मिस्टेक्स, दे आर सिग्नल्स, यानी टूटना गलती नहीं, संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे, यार जब सब टूट रहा हो तब कौन सा संकेत? लेखक कहते हैं कि गिरावट शरीर और दिमाग का तरीका है आपको रोकने का, जब आप सुन नहीं रहे होते। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग गिरावट को दुश्मन मानते हैं, उससे लड़ते हैं, खुद को कोसते हैं, और यही लड़ाई सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। लेखक की लाइन है, फाइटिंग लो एनर्जी मेक्स इट लास्ट लॉन्गर, यानी कम ऊर्जा से लड़ना उसे और लंबा खींच देता है। इस अध्याय में लेखक एनर्जी कलैप्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारी लगता है, लेकिन वो इसे बहुत मानवीय बना देते हैं। एनर्जी कोलैप्स तब होता है जब आप लगातार संकेतों को अनदेखा करते हो। नींद, तनाव, भावनाएं, सीमाएं सब एक साथ जवाब देना बंद कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, और इसलिए इससे निकलना भी धीरे धीरे ही होता है। लेखक यहां एक बहुत अहम फर्क समझाते हैं, आराम और रिकवरी का। आराम मतलब कुछ न करना, लेकिन रिकवरी मतलब कुछ ऐसा करना जिससे शरीर और दिमाग फिर से सुरक्षित महसूस करें। कई लोग गिरावट के समय बस लेटे रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी बनी रहती है। लेखक लिखते हैं, रेस्ट विदाउट सेफ्टी इज जस्ट पॉज, नॉट रिकवरी, यानी सुरक्षा के बिना आराम सिर्फ रुकावट है, सुधार नहीं। अब लेखक बताते हैं कि गिरावट के दिनों में सबसे पहली जरूरत होती है खुद के साथ नरमी। और ये कोई भावुक बात नहीं, जैविक सच है। जब आप खुद को कोसते हो तो दिमाग खतरे में चला जाता है। जब आप खुद से नरमी से बात करते हो तो नर्वस सिस्टम को संकेत मिलता है कि अब लड़ाई खत्म हुई। लेखक की लाइन है, सेल्फ कंपैशन इज एन एनर्जी स्टेबलाइजर, यानी आत्म दया ऊर्जा को स्थिर करती है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत साधारण लेकिन असरदार अभ्यास देते हैं। गिरावट के दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं अपने लिए सबसे आसान सही काम क्या कर सकता हूं? आसान, बड़ा नहीं, न परफेक्ट न आदर्श, बस आसान।
लेखक कहते हैं कि जब आप आसान से शुरू करते हो तो दिमाग को भरोसा मिलता है कि हालात संभाले जा सकते हैं। लेखक यहां परफेक्शन की बीमारी पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग गिरावट में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो ठीक होने का भी परफेक्ट तरीका ढूंढते हैं। सही रूटीन, सही प्लान। लेखक इसे सीधा चुनौती देते हैं। वो लिखते हैं परफेक्शन डिलेज रिकवरी, यानी परफेक्शन रिकवरी को टाल देता है। गिरावट से बाहर आने का रास्ता गंदा, असुविधाजनक और धीमा होता है। और यही ठीक है। 12वें अध्याय में तुलना की भी गहरी बात होती है। लेखक कहते हैं कि गिरावट के समय हम दूसरों को देखकर खुद को और नीचे गिराते हैं। वो ठीक लग रहे हैं, मैं नहीं। लेखक लिखते हैं कंपैरिजन टर्न्स फटीग इनटू शेम, यानी तुलना थकान को शर्म में बदल देती है। और शर्म ऊर्जा की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां लेखक सुझाव देते हैं कि गिरावट के दिनों में अपनी दुनिया छोटी कर लो। कम लोगों से मिलो, कम फैसले लो, कम इनपुट लो। इसे वो एनर्जी ट्रियाज कहते हैं। जैसे अस्पताल में पहले जरूरी चीजें संभाली जाती हैं, वैसे ही गिरावट में सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो। खाना, पानी, नींद, सुरक्षा, बाकी बाद में। इस अध्याय में शरीर की बहुत अहम भूमिका फिर से आती है। लेखक कहते हैं कि गिरावट में दिमाग को समझाने से पहले शरीर को शांत करना जरूरी है। गर्म पानी, धीमी चाल, गहरी सांस। लेखक लिखते हैं द बॉडी लीड्स द माइंड आउट ऑफ कलैप्स, यानी शरीर ही दिमाग को गिरावट से बाहर निकालता है। लेखक एक बहुत ईमानदार सच स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ गिरावटें जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूटे हुए हो। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा समय चाहिए। लेखक की लाइन है, हीलिंग इज नॉट लिनियर, एनर्जी इसेंट आइथर, यानी सुधार सीधा नहीं होता और ऊर्जा भी नहीं। अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत शांत लेकिन भरोसेमंद बात कहते हैं। वो कहते हैं कि गिरावट आपके सिस्टम की विफलता नहीं, उसकी सुरक्षा है। अगर शरीर और दिमाग ने आपको रोका है तो इसलिए कि वो आपको खोना नहीं चाहते। लेखक लिखते हैं योर सिस्टम शट्स डाउन टू सेव यू, नॉट सबताज यू, यानी आपका सिस्टम आपको बचाने के लिए बंद होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं। और फिर लेखक एक आखिरी सवाल इस हिस्से के अंत में छोड़ते हैं। अगर गिरावट भी सिस्टम का हिस्सा है तो क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें बार बार टूटने से पहले संभाल ले? क्या कोई तरीका है जिससे ऊर्जा सिर्फ बचे नहीं, मजबूत भी हो? लेखक संकेत देते हैं कि अगला हिस्सा उसी दीर्घकालिक मजबूती की बात करेगा, लचीलापन, धैर्य और वो मानसिक ताकत जो समय के साथ बनती है। और यहीं ये हिस्सा रुक जाता है, एक गहरी सांस और थोड़ी उम्मीद के साथ। लेखक कहते हैं कि अगर ऊर्जा को सच में टिकाऊ बनाना है तो सिर्फ गिरावट से उबरना काफी नहीं है, लचीलापन बनाना पड़ेगा। 13वें अध्याय में वो इसी शब्द को बहुत गहराई से खोलते हैं, लचीलापन। लेकिन वो इसे दांत भींचकर सहने की क्षमता नहीं मानते, जैसा हमें अक्सर सिखाया गया है। लेखक साफ लिखते हैं, रिजिलियंस इज नॉट अबाउट एंड्यूरिंग मोर पेन, इट्स अबाउट रिकवरिंग फास्टर, यानी लचीलापन ज्यादा दर्द सहने का नाम नहीं, जल्दी संभलने की कला है। अब आप सोच रहे होंगे, जल्दी संभलना तो सब चाहते हैं, तरीका क्या है? लेखक यहीं पर बताते हैं कि लचीलापन किसी एक आदत से नहीं आता। ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है जो समय के साथ दिमाग को भरोसा देना सिखाते हैं। भरोसा किस बात का? कि मुश्किल आई तो भी मैं टूटकर बिखर नहीं जाऊंगा। लेखक लिखते हैं, द ब्रेन फील्स एनर्जेटिक व्हेन इट ट्रस्ट्स द फ्यूचर, यानी दिमाग तब ऊर्जावान रहता है जब उसे आने वाले समय पर भरोसा होता है। इस अध्याय में लेखक रिकवरी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। इसका मतलब है आपको यह भरोसा होना कि आप थकान से, तनाव से, गिरावट से वापस आ सकते हो। बहुत से लोग थकान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि वो उससे निकल पाएंगे। लेखक लिखते हैं, फियर ऑफ फटीग ड्रेन्स मोर एनर्जी देन फटीग इटसेल्फ, यानी थकान का डर खुद थकान से ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। लेखक बताते हैं कि ये भरोसा अनुभव से बनता है। हर बार जब आप गिरते हो और फिर धीरे धीरे उठते हो, दिमाग नोट करता है, मैं बच गया। अगली बार वही गिरावट थोड़ी कम डरावनी लगती है।
इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने अतीत की गिरावटों को असफलता की तरह नहीं, सबूत की तरह देखो। सबूत कि तुम लौट सकते हो। वो लिखते हैं, पास्ट रिकवरीज आर एविडेंस, नॉट एक्सीडेंट्स। यानी पिछली वापसी संयोग नहीं, प्रमाण है। इस अध्याय में शरीर और लचीलापन फिर से जुड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि लचीलापन दिमाग से शुरू नहीं होता, शरीर से शुरू होता है। जब आप नियमित रूप से अपने शरीर को छोटे तनाव देते हो, हल्की कसरत, ठंडा पानी, तेज चाल और फिर उसे रिकवर होने देते हो, तो दिमाग सीखता है कि तनाव अस्थायी है। लेखक लिखते हैं, द बॉडी टीचेस द माइंड हाउ टू बाउंस बैक। यानी शरीर दिमाग को सिखाता है कि वापस कैसे उछलना है। लेकिन लेखक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा तनाव बिना रिकवरी लचीलापन नहीं बनाता, तोड़ता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। थोड़ा दबाव, फिर आराम। यही पैटर्न दिमाग को सुरक्षित चुनौती देता है। लेखक की लाइन है, स्ट्रेस प्लस रिकवरी बिल्ड्स स्ट्रेंथ। यानी तनाव और रिकवरी मिलकर ताकत बनाते हैं। 13वें अध्याय में असफलता की धारणा पर भी गहरी बात होती है। लेखक कहते हैं कि हम असफलता को अंतिम निर्णय मान लेते हैं, जबकि असल में असफलता एक फीडबैक है, कुछ काम नहीं कर रहा। लेखक लिखते हैं, फेलियर इज इंफॉर्मेशन, नॉट आइडेंटिटी। यानी असफलता जानकारी है, पहचान नहीं। जब आप इसे जानकारी की तरह लेते हो, तो दिमाग सीखने के मोड में जाता है, खतरे के मोड में नहीं। यहां लेखक एक बहुत मानवीय अभ्यास बताते हैं। किसी भी मुश्किल के बाद खुद से 3 सवाल पूछो, क्या हुआ, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या थोड़ा अलग कर सकता हूं। बस इतना, कोई आत्म आलोचना नहीं। लेखक कहते हैं कि ये सवाल दिमाग को आगे की तरफ मोड़ देते हैं और आगे देखना ऊर्जा पैदा करता है। इस अध्याय में उम्मीद की भी बात आती है, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं। लेखक कहते हैं कि उम्मीद कोई भावना नहीं, एक अभ्यास है। जब आप छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देते हो कि चीजें संभल सकती हैं, तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। लेखक लिखते हैं, होप इज द बिलीफ दैट एफर्ट विल मैटर। यानी उम्मीद का मतलब है ये भरोसा कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। लेखक यहां एक आम भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी टूटते नहीं। लेखक कहते हैं कि सच इसके उल्टा है। मजबूत लोग टूटते हैं, लेकिन वहीं नहीं रहते। वो लिखते हैं, स्ट्रांग पीपल फील डीपली, दे जस्ट डोंट स्टे देयर। यानी मजबूत लोग गहराई से महसूस करते हैं, बस उसमें अटकते नहीं। 13वें अध्याय का एक बहुत गहरा हिस्सा है धैर्य। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में धैर्य को कमजोरी समझ लिया गया है, लेकिन असल में धैर्य ऊर्जा का संरक्षक है। जब आप हर चीज से तुरंत नतीजा नहीं मांगते, तो दिमाग पर दबाव कम पड़ता है। लेखक लिखते हैं, अर्जेंसी बर्न्स एनर्जी, पेशेंस प्रिजर्व्स इट। यानी जल्दबाजी ऊर्जा जलाती है, धैर्य उसे बचाता है। अध्याय के अंत की तरफ लेखक एक बहुत सुकून देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लचीलापन बनने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी अब हमेशा स्मूथ रहेगी। इसका मतलब है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी आपको डराएंगे नहीं। आप जान जाओगे कि गिरना कहानी का अंत नहीं, बीच का सीन है। लेखक लिखते हैं, रिजिलियंस टर्न्स सेटबैक्स इनटू पॉजेज, नॉट एंडिंग्स। यानी लचीलापन झटकों को अंत नहीं, विराम बना देता है। और फिर लेखक एक आखिरी मोड की तरफ इशारा करते हैं। अगर लचीलापन बन गया, भरोसा आ गया, तो अगला कदम क्या है? क्या ऊर्जा को सिर्फ संभालना और लौटाना ही काफी है, या हम उससे कुछ रच भी सकते हैं? लेखक संकेत देते हैं कि अगले हिस्से में वो इसी सृजन की बात करें। रचनात्मक ऊर्जा, प्रवाह और वो अवस्था जहां काम थकाता नहीं, बहने लगता है। और यहीं ये हिस्सा थम जाता है, जैसे किसी नए दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांक रहा हो। लेखक कहते हैं कि अब तक की सारी बातें ऊर्जा बचाना, संभालना, लौटाना, लचीलापन बनाना, ये सब जरूरी थीं, लेकिन ये मंजिल नहीं थी। 14वें अध्याय में वो उस अवस्था की बात करते हैं जहां ऊर्जा सिर्फ खर्च या रिकवर नहीं होती, बल्कि बहने लगती है। वो इसे बहुत साधारण शब्दों में कहते हैं, प्रवाह। लेखक साफ लिखते हैं, व्हेन एनर्जी फ्लोज, एफर्ट फील्स लाइटर। यानी जब ऊर्जा बहती है, तो मेहनत भी हल्की लगने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये वही फ्लो वाली बात तो नहीं जो बड़ी बड़ी किताबों में आती है। लेखक यहीं पर उसे जमीन पर उतार देते हैं।
वो कहते हैं कि प्रवाह कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है जो सिर्फ कलाकारों या एथलीट्स को मिलती है। ये तब बनती है जब तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं: स्पष्टता, चुनौती और सुरक्षा। लेखक लिखते हैं, फ्लो नीड्स क्लैरिटी, चैलेंज एंड सेफ्टी। अगर इनमें से एक भी गायब है तो दिमाग या तो बोर हो जाता है या घबरा जाता है। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले स्पष्टता की बात करते हैं। बिना स्पष्टता के दिमाग इधर उधर भटकता है। लेखक कहते हैं कि जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि अभी क्या करना है और कब तक करना है, तो दिमाग अनावश्यक विकल्पों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो लिखते हैं, फ्लो बिगिंस व्हेन चॉइसेस एंड, यानी जब चुनाव खत्म होते हैं तब प्रवाह शुरू होता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि काम शुरू करने से पहले लक्ष्य नहीं, अगला कदम साफ करो। फिर बात आती है चुनौती की। लेखक कहते हैं कि बहुत आसान काम दिमाग को सुला देता है और बहुत कठिन काम उसे डरा देता है। प्रवाह बीच में होता है, जहां काम आपको थोड़ा खींचता है लेकिन तोड़ता नहीं। लेखक की लाइन है, द ब्रेन फ्लोज व्हेन स्ट्रेच्ड नॉट स्ट्रेन्ड, यानी दिमाग तब बहता है जब उसे खींचा जाए, निचोड़ा नहीं जाए। यही वजह है कि सही चुनौती ऊर्जा पैदा करती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, सुरक्षा। लेखक कहते हैं कि बिना सुरक्षा के प्रवाह असंभव है। अगर दिमाग डर में हैगलती हो जाएगी, जज किया जाएगा, समय बर्बाद हो रहा है, तो वो खुद को बचाने में ऊर्जा खर्च करता है, रचने में नहीं। लेखक लिखते हैं, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी रचनात्मकता को मानसिक सुरक्षा चाहिए, और ये सुरक्षा बाहर से नहीं, अक्सर अंदर से आती है। लेखक यहां आंतरिक आलोचक की बात करते हैं, वो आवाज जो कहती है, ये बेकार है, तू ठीक नहीं कर पाएगा। लेखक कहते हैं कि इस आवाज को चुप कराने की जरूरत नहीं, बस उसे ड्राइविंग सीट से हटाने की जरूरत है। वो लिखते हैं, लेट द क्रिटिक सिट इन द बैक सीट, यानी आलोचक को पीछे बैठने दो, गाड़ी चलाने मत दो। जब आप ऐसा करते हो तो दिमाग जोखिम लेने के लिए सुरक्षित महसूस करता है। 14वें अध्याय में समय की अनुभूति भी बदलती है। लेखक कहते हैं कि प्रवाह में समय या तो तेज भागता है या गायब हो जाता है, क्योंकि दिमाग पूरी तरह मौजूद होता है। वो लिखते हैं, प्रेजेंस इज द फ्यूल ऑफ फ्लो, यानी मौजूदगी प्रवाह का ईंधन है। जब आप आधे मन से काम करते हो तो ऊर्जा बिखरती है, जब पूरे मन से तो बहती है। यहां लेखक एक बहुत व्यावहारिक सुझाव देते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम नहीं, दूर करो। नोटिफिकेशन बंद करना, दरवाजा बंद करना, समय तय करना। लेखक कहते हैं कि प्रवाह को एक सुरक्षित जगह चाहिए, जैसे पौधे को मिट्टी। वो लिखते हैं, फ्लो नीड्स प्रोटेक्टेड टाइम, यानी प्रवाह को संरक्षित समय चाहिए। इस अध्याय में लेखक रचनात्मक थकान पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रवाह का मतलब लगातार करते रहना नहीं। अगर आप प्रवाह के नाम पर खुद को खींचते रहोगे तो वही प्रवाह सूख जाएगा। लेखक चेतावनी देते हैं, फ्लो ब्रेक्स व्हेन यू ओवरस्टे, यानी ज्यादा देर रुकने से प्रवाह टूट जाता है। इसलिए समय पर रुकना भी कला है। लेखक यहां एक साधारण नियम बताते हैं, जब काम अच्छा चल रहा हो तब भी थोड़ा पहले रुक जाओ, ताकि दिमाग में उत्सुकता बची रहे। लेखक लिखते हैं, लीव अ लिटिल एनर्जी ऑन द टेबल, यानी थोड़ा ऊर्जा बचाकर छोड़ो, इससे अगली बार लौटना आसान होता है। 14वें अध्याय के आखिर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रवाह सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी में भी आ सकता है, बातचीत में, सीखने में, चलने में। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हो तो ऊर्जा खुद रास्ता बना लेती है। लेखक लिखते हैं, लाइफ फ्लोज व्हेन यू स्टॉप फोर्सिंग इट, यानी जिंदगी तब बहती है जब आप उसे जबरदस्ती नहीं चलाते। और फिर लेखक एक अंतिम सवाल छोड़ते हैं, अगर ऊर्जा बहने लगी है, जीवन में प्रवाह आ गया है, तो अब आखिरी रहस्य क्या बचता है? क्या 24 घंटे एक्टिव रहने का मतलब यही है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई है जिसे अभी तक हमने छुआ नहीं? लेखक संकेत देते हैं कि आखिरी हिस्सा उसी सच्चाई को एक साथ बांधने वाला है, एक सरल मानवीय निष्कर्ष जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं ये हिस्सा ठहर जाता है, जैसे किसी लंबे सफर के आखिरी मोड़ से पहले लिया गया ठहराव। लेखक कहते हैं कि अब समय आ गया है सब कुछ एक साथ देखने का, बिना किसी नए कॉन्सेप्ट के,
बिना किसी भारी फ्रेमवर्क के। 15वां अध्याय किसी नई तकनीक से शुरू नहीं होता, बल्कि एक सच्चाई से शुरू होता है जिसे हम पूरे रास्ते समझते आए हैं, लेकिन शायद मानने से बचते रहे हैं। लेखक बहुत शांत शब्दों में लिखते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग एक्टिव फॉर 24 आवर्स, और फिर तुरंत जोड़ते हैं, देयर इज ओनली बीइंग अलाइव फॉर 24 आवर्स। यही वो फर्क है जो पूरी किताब का सार बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार फिर ये किताब किस बारे में थी? 24 घंटे एक्टिव रहने का रियल सीक्रेट क्या निकला? लेखक यहीं पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सीक्रेट एक्टिव रहने में नहीं, सही समय पर सही तरह से जीने में है। हम एक्टिव को हमेशा हाई एनर्जी, हाई स्पीड से जोड़ते रहे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये अधूरी परिभाषा है। वो लिखते हैं, एक्टिविटी इज नॉट स्पीड, इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। यानी एक्टिव होना तेज होना नहीं, बल्कि हालात के अनुसार सही प्रतिक्रिया देना है। इस आखिरी अध्याय में लेखक पूरे दिन को एक जीवित चक्र की तरह देखते हैं। सुबह की स्पष्टता, दोपहर का संतुलन, शाम की नरमी, रात की रिकवरी। इन सब में से कोई भी फालतू नहीं है। अगर आप सुबह जैसे रहना चाहोगे रात में, या रात को सुबह जैसा बनाना चाहोगे, तो टूटोगे। लेखक लिखते हैं, एनर्जी डाइज व्हेन वी डिमांड सेमनेस। यानी जब हम हर समय एक जैसा रहने की मांग करते हैं, तभी ऊर्जा मरती है। लेखक यहां एक बहुत मानवीय बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, इनपुट दो, आउटपुट लो। लेकिन इंसान मौसम की तरह होते हैं, बदलते हैं, चढ़ते उतरते हैं। लेखक की लाइन है, ह्यूमंस आर सीजनल नॉट मैकेनिकल। यानी इंसान मौसम है, मशीन नहीं। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो आधी थकान वैसे ही खत्म हो जाती है। इस अध्याय में लेखक पीछे मुड़कर सारी गलत फहमियों को एक एक करके खोलते हैं। वो कहते हैं कि थकान हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार वो बुद्धिमानी होती है। आराम आलस नहीं होता, कई बार वो रणनीति होती है। मना करना असभ्यता नहीं, आत्म सम्मान होता है। लेखक लिखते हैं, मोस्ट एनर्जी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली परमिशन प्रॉब्लम्स। यानी ज्यादातर ऊर्जा की समस्याएं शरीर की नहीं, इजाजत की होती हैं, खुद को रुकने, बदलने, छोड़ने की इजाजत। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आपको हर दिन अपना बेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन आपका बेस्ट बस इतना हो सकता है कि आप दिन निकाल लें, और वो भी काफी है। लेखक लिखते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी तीव्रता से ज्यादा अहम निरंतरता है। यही बात पूरी किताब के हर अध्याय में अलग अलग रूप में लौटती रही। यहां लेखक सस्टेनेबल अलाइवनेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा जीना जहां आप लंबे समय तक मौजूद रह सको, न कि थोड़े समय के लिए चमक कर बुझ जाओ। वो कहते हैं कि दुनिया आपको तेज चलने के लिए उकसाएगी, लेकिन आपको अपना रिदम खुद चुनना होगा। लेखक की लाइन है, योर पेस इज योर पावर। यानी आपकी रफ्तार ही आपकी ताकत है। आखिरी अध्याय में लेखक पाठक से सीधे बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने इस किताब से सिर्फ एक बात लेनी है, तो वो ये, अपने शरीर और दिमाग पर भरोसा करना सीखो। वो आपके खिलाफ नहीं है। जब वो थकते हैं, तो आपको सजा नहीं दे रहे, आपको दिशा दे रहे हैं। लेखक लिखते हैं, फटीग इज फीडबैक नॉट फेलियर। यानी थकान असफलता नहीं, फीडबैक है। लेखक यहां कोई नई लिस्ट, कोई नया रूटीन नहीं देते। वो कहते हैं कि अब आपको पता है कि क्या करना है, सुनना, समायोजित करना और आगे बढ़ना। कभी तेज, कभी धीमे। यही जीवन है, यही ऊर्जा है। आखिरी पंक्तियों में लेखक बहुत नरमी से किताब को विदा करते हैं। वो लिखते हैं, यू डोंट नीड मोर एनर्जी, यू नीड मोर ऑनेस्टी विथ योर एनर्जी। यानी आपको ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, आपको अपनी ऊर्जा के साथ ज्यादा ईमानदार होने की जरूरत है। और यहीं पर यह यात्रा पूरी होती है। कोई बड़ा क्लाइमैक्स नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक गहरी समझ कि 24 घंटे एक्टिव रहने का असली मतलब है 24 घंटे इंसान बने रहना। थकान के साथ, ताकत के साथ, रुकने के साथ, बहने के साथ। और अगर आप ये सीख गए, तो आपको एक्टिव रहने के लिए खुद को जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊर्जा अपने आप आपके साथ चलने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस चलती है। शांत, लगातार, जिंदा।